समाप्त होते सेशन में हेलो अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त सबको बहुत भूख भी लगा है। अभी मैं उधर से आ रहा था तो कुछ महिलाएं कह रही थी आज तो सुबह से बैठा के भूखे मार दिया बच्चों को भूखे मार दिया। तो महिलाओं से हमारा निवेदन है कि वो बच्चों को खिला के लाया करें। और दूसरा जो है, जो अभी बात हो रही थी, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुजन स्वाभिमान संघ और ये हमारे जो है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, ये किसी मंदिर के समर्थक नहीं है। लेकिन अभी हाल में ये अखबार आपके हाथ में होगा, यानी करंट इशू से जो पहले वाला अखबार है उसमें जेएनयू के महेंद्र प्रताप राणा जी जो प्रोफेसर हैं एक डिपार्टमेंट में, उनका एक रिसर्च छपा। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इस पे मंदिरों के ऊपर। तो बड़ा ही कन्विंसिंग आर्गुमेंट है उनका। कन्विंसिंग आर्गुमेंट इसलिए है कि मैं जो बहुजन समाज में, चूंकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को हम गिनते हैं, क्योंकि उसकी परिभाषा ही ये है, यानी जो इस देश में शूद्र वर्ग है, पूरा का पूरा शूद्र वर्ग, जिसमें जो है यहाँ की कुछ दबंग जातियां भी आती हैं। मैं दबंग जातियां उनको कहता हूं जैसे जाट, गुर्जर, राहीर, ये लोग जो हैं ज्यादा समाज को प्रताड़ना दे रहे हैं, क्योंकि उनके जमीन उनके पास है, उसको वो ये समझ रहे हैं कि ये हमारी मलकियत है, यही हमारी चीज है। उससे ही वो दबंगाई दिखा रहे हैं, उसके बल पे ही वो प्रताड़नाएं दे रहे हैं। तो ये जमीन का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस जमीन का राष्ट्रीयकरण तो बाबा साहब की सोच थी, लेकिन ब्राह्मणवादी दिमागों ने होने नहीं दिया था। तो इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण हो। जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखता है वो ही एग्रीकल्चर में जाए। क्योंकि आज हो ये रहा है कि जिनके पास हजारों बीघा, हजारों एकड़ जमीन है, वो दिल्ली में बैठकर ऐसी महलों में, ऐसी कारों में घूमते हैं, और जो मजदूर है वो वहां मजदूरी करके खेती कर रहा है, उनका उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो ये जो मंदिरों की बात है, ये उन लोगों के लिए है कि इस देश में जो आज मंदिरों को मजबूत कर रहे हैं, वो यहाँ का अम्बेडकरवादी समाज नहीं कर रहा है। अम्बेडकरवादी समाज जागरूक है, उसमें कुछ एक तो अजागरूक हो सकते हैं, कुछ ना समझ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समाज बाबा साहब की शिक्षाओं से जागरूक होके मंदिरों में विश्वास नहीं करता। लेकिन अभी ये जो रिसर्च उन्होंने छापा, इसमें जो आप देख रहे हैं, जो इस देश में यहाँ का अति पिछड़ा समाज है, जो अभी बिहार की जो है जो जातीय सर्वेक्षण छपा, उसमें जो आंकड़े आए हैं, उसी आधार पर जेएनयू के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जी ने अपना एक किताब भी लिखी है, और उन्होंने कहा है कि इस देश में 40,30,136 मंदिर हैं, जिसमें 317 मिलियन, 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है, सभी जानते हैं। तो 317 मिलियन रुपए की कमाई प्रतिदिन के हिसाब से होती है, प्रतिदिन के हिसाब से होती है। और जो लोग यहाँ पर जो है, मैं उनको समझाना चाह रहा हूं, जो लोग यहाँ पर, क्योंकि ये समाज जो है बहुत जातियों में बटा हुआ है, नाई, कुमार, गडरी, लोहार, बढ़ई, धोबी, बहुत सारी जातियां, 6,743 जातियों में बटा समाज है। जो लोग मंदिरों में आज जा रहे हैं वो यही लोग हैं। तो अगर इन्हें वहां जाना है तो भाई पुजारी बनो, वहां बहुत धन आ रहा है, चढ़ावा भी आपके समाज से जा रहा है। पुजारियों के बच्चे विदेशों में जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के जो है बड़े बड़े ओहदेदार बन रहे हैं, और आपके बच्चे यहाँ पर, इन जातियों के बच्चे जिनका मैंने नाम लिया, वो गंदे नालों के किनारे घूम रहे हैं और आवारा बन रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जो मंदिर हैं, 41,30,136, और इनमें पुजारी कितने हैं भला?
इसमें पुजारी जो हैं वो इतने हैं कि अगर उनमें रिजर्वेशन होने लगे तो इनका एक भी यानी बेरोजगार नहीं रहेगा इन लोगों में। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका आर्थिक तंत्र किधर जा रहा है। सिर्फ जो है हम फिलॉसफिकल बातें करें वो ही काम नहीं करेंगे। आज प्रैक्टिकल भी देखना पड़ेगा कि देश जा किधर रहा है। ये लोग नहीं सुधर रहे हैं। बाबा साहब ने बहुत समझाया, लेकिन ये जातियां नहीं सुधरी, ना ये हट रही हैं वहां से, उन्हीं में जा रही हैं। आज भी ढोल बजाने वाले और ये जुलूस निकालने वाले यही लोग हैं। इन लोगों को वहीं रहने दीजिए, ये वहीं ठीक रहेंगे, लेकिन कम से कम इनका उस संपदा में कोई हिस्सा तो बनना चाहिए। वो नहीं बन पा रहा है, वो होने नहीं देंगे ब्राह्मण, क्योंकि पुजारी तो वहां ब्राह्मण है, वो घुसने नहीं देते। स्टालिन सरकार ने कुछ रिजर्वेशन किया मंदिरों में, ब्राह्मणों ने पूरा विरोध किया, पूरा विरोध किया वहां के ब्राह्मणों ने। आज भी विरोध चल रहा है, जबकि उन्होंने स्टालिन सरकार ने पूरा जो है पिछड़ों को भी, एससी को भी, एसटी को, सबको जो है पुजारियों में आरक्षण दे दिया। इससे मतलब ये नहीं है कि उनकी आस्था अवैज्ञानिक हो जाएगी। आस्था तो अवैज्ञानिक पहले ही बना चुके हैं लोग, लेकिन उससे पार पाने के लिए उसमें भी घुसना पड़ेगा। अगर उसे हमें परास्त करना है तो उनके ही बिल में घुस के उनको पकड़ना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग जो है आज आए, बहुत जो है आपने कष्ट झेला, सुबह से अभी बैठे हैं, कोई चाय जरूर मिला होगा लेकिन खाने के इंतजार में हैं। तो अब मैं अपनी बात को जो है आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी सब बैठ जाए आराम से, और जो लंच की व्यवस्था है, लंच अभी बड़े गुरूर से गुरूरे सितम गरा बोला, जो इस इनकलाब के लहजे में बेज़बां बोला। अभी से होश उड़े मसलहत परस्तों के, अभी मैं बज़ में आई, अभी मैं कहाँ बोली। मैं उमामा मुफ्ती, आज के सेमिनार के प्रेसिडेंट, चीफ गेस्ट, दूसरे मेहमानान, देश के प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, सलाम, नमस्ते, जय भीम पेश करके गर्व महसूस करती हूँ अपने प्यारे भारतवासियों को। मेरी आज की स्पीच का टाइटल है देश की प्राकृतिक और औद्योगिक संपदा में बहुजन की हिस्सेदारी। मेरा एक ऐसे घराने से ताल्लुक रहा है जहां के बुजुर्गों ने 400 साल से ज्यादा जुल्म की ताकत के सामने खड़े होकर मुकाबला करने की हिम्मत की है। ये हम सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में सिर्फ 1% लोगों ने हिस्सा लिया, नतीजे में मौत, जेल, उम्र कैद हुई, बागी कहलाए। मेरे पिताजी के ननिहाल और ददियाल ने अंग्रेजों के खिलाफ 14 दिसंबर 1857 में, जो बैटल ऑफ कालाजार नियर गंगेरी अलीगढ़ में है, हिस्सा लिया। मेरी इस स्पीच में कोई कड़वी बात निकल जाए तो आप सबसे दरखास्त है कि आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैं आजादी की सताई हुई हूं। आज आजादी के शहीदों और वीरों के खिलाफ अंग्रेजों की जासूसी करने वालों, जूती चाटने वालों, मूल निवासियों में फूट डालकर धर्म, दौलत, सरकारी ताकत, कॉरपोरेट घरानों की सपोर्ट और विदेशी ताकतों की साजिश और इलेक्शन कमीशन की ईवीएम की मदद से भारत सरकार और उसके तमाम इंस्टीट्यूशन पर अपर हैंड हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से हम तमाम मुखालिफों, बहुजनों को सताया जा रहा है। शकील बदायूं ने तारीख याद दिलाते हुए क्या खूब कहा है, लहू से सींचा था जिस चमन को, लहू से सींचा था जिस चमन को, उगे हैं शोले उसी के अंदर। बिहार की जाति जनगणना कास्ट सेंसस से पता चला कि सवर्ण यानी लुटेरा समाज की आबादी 10% है, मुसलमान गैर पिछड़े मिलाकर 15% हैं। लुटेरा समाज सरकारी मलाईदार नौकरी में अब तक 70% था, अब ईवीएम के बाद 80% तक पहुंच गया है। 85% आबादी वाला कमेरा समाज फूट की वजह से अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है, जिसके हक पर खुल्लम खुल्ला पिछले 300 साल से डकैती डाली जा रही है। कमेरे समाज यानी शूद्र, दलित,
आदिवासी और कुछ माइनॉरिटी अकलियत के गांव में रहने वालों को लोग मनरेगा के नाम से साल के 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन के लिए 110 रुपए से लेके 140 रुपए तक के वेतन घर में पहुंचाए जाते हैं, ताकि ये कमेरा समाज जिंदा रहकर मलाई खाने वालों की गुलामी और खिदमत में लगा रहे। 15 नवंबर 2023 से आंध्र प्रदेश में बिहार की तरह कास्ट सेंसस होने वाला है। उड़ीसा में भी कास्ट सेंसस की जल्द ही रिपोर्ट आने वाली है। तमिलनाडु में भी कास्ट सेंसस की शुरुआत हो गई है। 2023 में होने वाले 5 राज्यों का मुद्दा भी यही बन चुका है। सामाजिक न्याय के लिए जाति गिनती की हिमायत करने वाले और बिहार की जाति का नतीजा 2 अक्टूबर 2023 को आ जाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा कहा, जो लोग और परिवार जाति जहर का पाप समाज में घोल रहे हैं वो हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं उन्हें ये महसूस तो नहीं हो रहा कि कमेरा समाज अपनी एकता की शक्ति को पहचान ले और एक साथ हो जाए। वो खुद को पिछड़ा बताते हुए मैंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। देसी घी का व्यापारी करने वाले मोड़गाछी बनिया बिरादरी वैश्य समाज से ताल्लुक रखते थे। 1994 में उनको बड़ी चालाकी से सीएम बनने से पहले उनको ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया। मैं आज के सेमिनार के बुद्धिजीवियों से गुजारिश करती हूँ कि नकली ओबीसी बनने वालों को बेनकाब किया जाए और मोदी जी के हिमायतियों को भी चैलेंज करती हूँ कि मैं उन्हें ओबीसी लिस्ट दिखा सकती हूँ, ताकि हमारा पिछड़ा समाज झूठ और फरेब से वाकिफ हो जाए। हर झूठ पे बोलना और धोखे से लोगों को बचाने के लिए शाद अजीमाबादी ने क्या खूब बताया है। खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़पे दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। चाकू से दलित के पीठ पे DALIT दलितों के पीठ पर लिखकर उना जैसे राज्य में गुजरात में शर्मनाक वाकया इंडिया टुडे ने जिसकी रिपोर्ट पेश करी है, उनके खिलाफ मुहिम चला दी और उनको गिरफ्तार कर दिया। ना कि जो कातिल थे जिन्होंने इतना शर्मनाक हादसा किया उनको UPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में उनको गिरफ्तार करते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े प्यार से अपने जालिम दोस्तों से कहा, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। शायद उनके कहने का मतलब ये था कि मारना, लूटना, जलाना, कत्ल करना तुम्हारा 300 साल से हक रहा है। बेवकूफों, डेमोक्रेसी में हम इनसे ही वोट लेके मजे करते हैं। तुम ऐसी चोट मारो कि जिससे तुम और हम बदनाम ना हो। ऐसी ही मिलती जुलती शर्मनाक वाकया मणिपुर वायलेंस में भी चुप्पी थाम कर उन्होंने किया। जफर गोरखपुरी ने इशारों में बड़े पते की बात की है। प्यासों से हमदर्दी की जाती है, बादल अपने घर बरसाए जाते हैं। जो कमेरा समाज यानी कमेरा समाज है, उनसे सिर्फ हम हमदर्दी की भीख रखेंगे और हम बड़े बड़े स्टेज पे उनके लिए अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन असली दोस्ती और असली 10% लोग जो लुटेरा समाज के हैं उनको हम 90% संसाधन अपने मुल्क के देंगे। आज शूद्रों और दूसरे लोगों के खिलाफ साजिश घरों के अंदर दाखिल हो गई है और उसके तमाम इंस्टीट्यूशन को पिछले 10 साल में बर्बाद कर दिया है। अब फौज की बारी है। सुनिए कैसे। अग्निवीर के नाम से 4 साल तक किसान के बच्चों को 20,000 से 30,000 रुपए की नौकरी पर रखकर ट्रेनिंग के साथ उन्हें संघ का फलसफा भी पढ़ाया जा रहा है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये अग्निवीर अपने आप को और अपने समाज को, अपने आप को तो बहुत कुछ समझेंगे क्योंकि उन्होंने फलसफा पढ़ लिया है संघ का, और अपने समाज को निकम्मा समझेंगे। जैसे कि संघ ने पिछले 50 साल से वनवासी, जिनको वो जंगली कहते हैं, उनके स्कूलों में बेचारे आदिवासियों की ऐसी ही एक नस्ल तैयार कर ली है जो जाके अपने माँ बाप को जलील करती है और उनसे नफरत भी करती है अपने समाज से। ये अग्निवीर जवान भी ऐसा ही करेंगे। 4 साल बाद जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो वो बजरंग दल, VHP, संघ की और जमात में
इकट्ठे कर लिए जाएंगे और अपनी लुटेरे समाज की नहीं, अपने कमेरे समाज की नहीं, अपने लुटेरे समाज की मदद में भी लग जाएंगे। जो आर्यों और सवर्णों के हीरो हैं वो सब मूल निवासियों और बहुजनों के दुश्मन हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से अपने हीरो को उनका बना के और कुछ आदिवासी, कुछ पिछड़ों, कुछ दलितों के लीडर को अपना बना के और उनको बहुत ज्यादा नवाज के अपने साथ जोड़ लिया गया है और अपने वोट बैंक को भी मजबूत कर लिया गया है। हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने भाइयों बहनों को जागरूक करने की जरूरत है। हजारों साल से हो रहे एक्सप्लॉयटेशन में जो मनीवादी सोच में फंस रहे बहुजन को जगाने की बेपनाह जरूरत है। संघ की आइडियोलॉजी सिर्फ आर्य तबके के अलावा सबसे नफरत करना, मनुवाद के वर्चस्व यानी हेजेमनी बेस्ड है। 300 साल से मनुवादी एक तबके को अछूत यानी अनटचेबल्स कहते हैं, जिनको वो जानवर के बराबर भी नहीं समझते। मुसलमान, बुद्धिस्ट, आदिवासी अब नए अछूत हैं। हमारे बाबा साहिब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम सबको बराबरी का दर्जा अंडर आर्टिकल 14 to 18 दिया, लेकिन रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि आज से 20 साल पहले तक 55% आदिवासियों को अपने घरों और जमीनों से उजाड़कर फेंक दिया गया। यही हाल दूसरी तरफ दलितों, कमजोरों, बेजमीन पिछड़ों, मुसलमानों, दलित ईसाइयों और दलित सिखों का भी है, जो ज्यादातर गंदी बस्ती और स्लम में रहने पर मजबूर हैं, दिन में 14 से 12 घंटे मजदूरी करने पर भी मजबूर हैं। एक शायर ने इन बेबस और बेकसूर लोगों के हाल पे एक तर्जुमानी की है। जब भी मैं सुनती हूं तो मेरे भी आंख में आंसू आ जाते हैं। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबका घर बनाया उसका घर कोई नहीं। जिस दिन किसी को सताए हुए हक को गुलामी का एहसास हो जाए, शायद वो आज एक दिन आप में से बैठे किसी का भी हो सकता है, उस दिन उसकी आजादी का पहला दिन होता है। हमारा लुटेरा समाज बहुजन को अच्छी शिक्षा से वंचित रखता है। मनुवादियों ने तमाम सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया है। यही हाल सरकारी हॉस्पिटल का भी है। किसानों का हिस्सा हर साल देश की आमदनी में कम हो रहा है। इसी तरह किसान की आमदनी भी हर रोज कम हो रही है। किसान आंदोलन उन गरीब किसानों की गुहार लगा रहा है। 70% देहाती इलाका 60% जमीन पर निर्भर है। रूरल इंडिया के लिए सिर्फ 30% बजट दिया जाता है पिछले 75 साल से। 70% आबादी 30% बजट पे निर्भर है और 30% आबादी को 70% बजट दिया जाता है पिछले 75 साल से। दूध और चौपायों का काम कारोबारी करने वाले लोग किसान की तरह ही फल फूल रहे थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ गुजरात में ही दूध के काम को फल फूल रखा है। अब यही काम इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि इनमें शूद्र, दलित, मुस्लिम और सिख भाई लोग लगे हुए हैं। रुपेश कुमार सिंह झारखंड से पिछले 7 साल से लिख रहे थे, आदिवासी समाज आज भी पिछड़ों और गरीबों, झुग्गी बस्ती और पेड़ों के नीचे रहने पे मजबूर है। सरकारी पॉलिसी की वजह से उन्हें साफ पानी, बिजली, हॉस्पिटल सब चीज से महरूम रखा जा रहा है। सरकार ने उन्हें ही 1.5 साल से यूपीए एक्ट लगा के बंद कर रखा है जेल में। ये कितनी शर्मनाक बात है हम सबके लिए। जो हमारे हित में लोग खड़े होते हैं, आज चाहे वो संजय सिंह हो, जो कुछ बोलते हो, वो सब भी गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद हैं। एक शायर ने हमारी रहनुमाई इस तरह की है, जरा गौर से सुनिए। पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं, इसे एहतियात से लेना, जो फैसला लेना, इलेक्शन नजदीक है। यही हाल हमारे सैनिटेशन वर्कर का है, जो विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन, बगैर आलों के गंदगी हम सबकी साफ करते हैं और मर जाने पे उनको मुआवजा तक नहीं मिलता। कुछ मोटे पेट वाले टेंडर्स
लोगों को उसका मुआवजा मिलता है और जब वो मर जाते हैं तो क्या ये अफसोस नहीं हो रहा इस देश के लिए जो चांद बार बार फतह करता है? चंद्रयान 1 और 2 मिशन अकम्प्लिश की हम बातें करते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको मुआवजा तक नहीं मिलता। लेकिन शायद हमारे पीएम जी इस बात से एकदम खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी किताब कर्म योग नामक में लिखा है कि मेहतरों को गंदगी साफ करके आध्यात्मिक सुख मिलता है। भाजपा प्रदेश में एनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, फॉरेन एजेंट बता के रोज अपने मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम, बिल्किस बानो गैंग रेप के मुजरिमों को बाइज्जत बरी, एमपी खारगांव और हरियाणा न्यू डिस्ट्रिक्ट में धर्म के नाम पर अधर्मी संघियों ने बुलडोजर चला के बस्तियों में आग लगाना, हजारों को बेरोजगार करना, ये सब आपको महसूस नहीं होता कि क्या संघी कुछ टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ाकर यात्रा पे पत्थर डाल के मुसलमान भाइयों से नफरत बांध रहे हैं? एक और किस्सा ऐसा ही इस देश में शर्मनाक 3 जुलाई 2023 को भी हुआ। जयपुर बांदा एक्सप्रेस में चेतन सिंह नामक आरपीएफ जवान ने सिर्फ मीणा होने पर अपने सीनियर टीकाराम मीणा पर अपनी सरकारी बंदूक से गोली चलाई और ढूंढ कर 9 डिब्बे 3 मुस्लिम भाइयों का नाम पूछकर भी कत्ल किया। पूरे वीडियो बनाई, पूरा वायरल किया और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अगर इस देश में रहना है तो वोट मोदी जी को देने पड़ेंगे, योगी जी को देने पड़ेंगे। संघी मनुवादी सबको अलग अलग मार रहे हैं और फिर जलील भी कर रहे हैं और संस्कृताइजेशन पॉलिसी को बखूबी से इख्तियार भी कर रहे हैं, जो श्रीनिवासन जी ने भी कहा था कि अपर कास्ट को मिमिक करने के लिए लोअर कास्ट जो वो समझते हैं सब हमारे बहुजन समाज को उनमें लगा देंगे ताकि वो धर्म के नाम पर, रिचुअल्स के नाम पर लग जाएंगे और अपने बेसिक वोट बैंक की मजबूती से को छोड़ के धर्म के काम में लग जाएंगे। बहुत अफसोस का मकाम है ये हम सबके लिए। अपनी बात को खत्म करते हुए इंतहाई जरूरी काम पर मैं आप सबकी तवज्जो गौर पेश कराना चाहती हूं, जो आगे हमारी इस संस्था का भी एजेंडा होना चाहिए। कास्ट सेंसस के लिए भारत को बंद करना इंतहाई जरूरी है। आबादी के हिसाब से हर एक के लिए भारत बंद करना भी जरूरी है। बहुजनों में एकता, इत्तेहाद कायम करना भी जरूरी है ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत हो, हम आपस में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज ना लड़ें। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको EWS कोटा कहा जाता है, रिजर्वेशन कहा जाता है, उसमें क्रीमी लेयर को हटा के जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ आते हैं, उनको अलग करना इस EWS रिजर्वेशन से जरूरी है, जो इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में OBC के लिए भी कहा गया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के बहुजनों में अवेकनिंग पैदा करना, बहुजन कमीशन नाफिज करना जरूरी है। पूरे देश में एक जैसा शिक्षा का निजाम कायम करना जरूरी है। बजट में 10% शिक्षा के लिए सरकार को मजबूर करना जरूरी है। पॉपुलेशन के हिसाब से शासन, प्रशासन, अदालत, बैंक, एजुकेशन में हिस्सेदारी यकीनी करना भी जरूरी है। मुस्लिम भाइयों, आदिवासी भाइयों, सिखों भाइयों और बुद्धिस्ट भाइयों के खिलाफ झूठे मुकदमे को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करना भी जरूरी है। औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग कैडर तैयार करना जरूरी है। फ्री इलाज, फ्री हेल्थ चेकअप हर 6 मंथ पे, ताकि सरकार अब गरीबों के प्रीमियम भी दे, इंश्योरेंस भी कवर करे उनको, ये भी हमारे हेल्थ फिटनेस के लिए जरूरी है। बहुजन को अपनी ताकत को पहचानना और अपने वोट को इकट्ठा रखना, जिनके वोट कट गए हैं उनको दोबारा बनवाना जरूरी है। आने वाले इलेक्शन से पहले ये मुद्दा हम सबको उठाना और अपने ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना जरूरी है। इन बातों पे बहुत गौर पेश करिएगा और टुकड़े टुकड़े बिखरे बटे बहुजन वोटों को इकट्ठा करना, एक रखना, हमारा बाबा साहेब अंबेडकर जी का इंडिया रनासा का सपने को सच रखना, फूले की गुलामी समाज से आजादी रखना, चंद्रशेखर आजाद की आजादी के सपने को सच रखना, सावित्री माता के शिक्षा के बलिदान को, नारायण गुरु के एक कास्ट, एक रिलीजन, एक गॉड, हमारे प्यारे पेरियार के ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट खड़े होने को, स्वामी अच्युतानंद हरिहर को
जुल्म के खिलाफ खड़े होने पर ऐसे ही बदानंद बूदानंद, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललाई सिंह यादव, काशीराम जी के योगदान को व्यर्थ नहीं जाने देने का हमें संकल्प लेना है। हम सबको एक रहना है, एकता की शक्ति को पहचानना है और फिर से गुनगुनाना है और कहना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुझे उम्मीद है कि इस देश को कुदरती और मेहनती दौलत के खजानों में बहुजनों को हिस्सेदारी मिलकर रहेगी। अगर हम बाबा साहिब के सपने को सच करना चाहते हैं तो हमें इन सब बातों पे भी अमल करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल के कौमी गीत के साथ गुनगुनाते हुए मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करना चाहूँगी। चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब चुराया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा भारत वही है। जय भारत, जय। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। सलाम जो है वो दुआ है और मैं आप सबके लिए यहाँ पे दुआ गो हूँ, दुआ करना चाहता हूँ आपकी सलामती के लिए, आपकी एकजहती के लिए, आपकी तरक्की के लिए और हमारी आपकी दोनों की इज्जतों के लिए। जैसा कि इससे पहले और स्पीकर्स बातें कर चुके हैं और आपके लंच में ऑलरेडी आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैं वक्त ज़ाया नहीं लूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा और जो मेरे एक साथी आए माजिद साहब, उनको भी लाने का मकसद यही था, क्योंकि मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से आता हूँ, तो तालीम जो है, एजुकेशन मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये तालीम जो है ये सरकार नहीं देगी हमें, ये हमको खुद हासिल करना होगा। ये अब मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स ख़त्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हैं, तो ये तालीम हमें खुद हासिल करनी होगी। और इस सिलसिले में माजी साहब ने अपने सहारनपुर शहर से आते हैं, इन्होंने वहाँ पे गरीब बच्चों को, चाहे वो किसी भी ज़ात के हों, उन सब के लिए एक फ्री पढ़ाने का, कोचिंग का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। और उसके अंदर ये बाकायदा मैं इनके साथ गया हूँ, वहाँ के गरीब घरों में, गरीब कौन है, हम हैं और आप हैं, और कोई गरीब नहीं है, उनके घरों में जाके उनके माँ बाप से बातें करते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए। ये कुछ लोग मिलके पैसे जमा करते हैं, अच्छे टीचर हायर करते हैं, इनके बाप का वहाँ पे बड़ा सा घर है, कोई रहता नहीं, उस घर को पूरा इन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए बना दिया। तो ये इसी टाइप का हम सबको अपने समाज के लिए काम करना है। और जिससे पहले एक साथी ने कहा था कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने समाज के लिए योगदान देना है, और अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमारी पढ़ाई, हमारी कमाई बेमायने है। दरख्त वही बड़ा और मजबूत होता है जिसकी जड़ें ज़मीन में लगी रहती हैं। जब हम अपनी ज़मीन को भूल जाते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं इस बात से अपनी चंद लफ्ज़ों को ख़त्म करता हूँ और आपसे फिर आग्रह करता हूँ, इसमें ख़ास तौर से औरतों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो घरों में पढ़ाई का माहौल बनाएं, अपनी बच्चियों को ख़ास तौर से जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं। यही बच्ची और बच्चे कल जब पढ़ लेंगे तो ये अंबेडकर को सही तरीके से समझ के उनके मैसेज को आगे बढ़ा पाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। उनका विरोध करने के लिए ये संस्था है, यह इसका गठन हुआ है। साथियों, शुरू में ये सोचा गया था
कि जब कोई घटना घटित होती है और लोग उसका प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो सरकार सुनती नहीं है, गरीबों की कभी नहीं सुनवाई होती। उसके लिए यदि कोई ऐसी संस्था हो कि जिसके हजारों की संख्या में सदस्य हों और यदि समाज में कहीं कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो मान लो थोड़ी देर के लिए अगर 10-20 आदमी इसी रोड पर आकर के विरोध करें और वहां पर 50 या 100 पुलिस वाले आकर के डंडा लेकर के दौड़ते हैं उनके पीछे, तो 10-20 बेचारे भाग जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन यदि हजारों की संख्या में लोग होंगे और एक बार इस रोड पर बैठ गए तो उन्हें उठाने में कई घंटे लग जाएंगे पुलिस को, और इतनी देर में इस रोड पर हजारों की संख्या में व्हीकल हो जाएंगे, कई मील लंबे जो है ना लाइन लग जाएगी। और हमारा जो उद्देश्य है कि हम सरकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का, तो उसका किसी हद तक वो हो जाएगा, मतलब कि हाँ भाई सरकार के पास में हमारी बात पहुंची है। लेकिन हजारों की संख्या में लोग मेंबर तो बने, लेकिन संस्था के प्रति लगाव नहीं। हम कितने स्वाभिमान संघ के हजारों मेंबर हैं, भले ही वो सोसाइटी की वजह से बने, लेकिन हैं तो। और यहां पर जो वार्षिक मीटिंग हो रही है उसमें भी मुश्किल से 100 लोग होंगे। अब अगर कहीं समाज के लिए इस तरह की आवश्यकता पड़ती है तो कहां से आएंगे लोग। इसको समाज को ध्यान में रखना होगा। तो इसी के साथ में मैं ये बहुजन स्वाभिमान संघ की स्थापना तथा रजिस्ट्रेशन, बहुजन स्वाभिमान संघ की स्थापना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना के संचार के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के अंतर्गत सितंबर 2023 में हुआ। ध्येय तथा उद्देश्य संक्षिप्त। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विशेषकर दलित, ओबीसी, मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को जोड़कर मजबूत व जागरूक भारत का निर्माण करना है। दलित व शोषित वर्गों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा उनके अधिकारों, स्वाभिमान, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण तथा भारत के संविधान के संरक्षण के लिए चेतना प्रोन्नत करना। थर्ड, दलित व शोषित वर्गों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजनाओं व प्रकाशन आदि ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेना तथा उनके हित में सेमिनारों, सम्मेलन का आयोजन करना। नंबर 4, दलित व शोषित वर्गों के सामाजिक अन्याय के शिकार लोगों को कानूनी लड़ाई सहित सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना। नंबर 5, समान ध्येय तथा उद्देश्य वाले अन्य सामाजिक संगठनों से सहयोग करना। गत वर्षों में की गई गतिविधियां। नंबर 1, गत वर्षों में भिन्न भिन्न स्थानों पर ज्वलंत विषयों जैसे आरक्षण बचाओ, देश बचाओ तथा बहुजन समाज के सामने सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों तथा उनसे निपटने के लिए आवश्यक नीति आदि विषयों पर कई विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान प्राध्यापकों, समाज सेवियों को आमंत्रित किया गया। नंबर 2, वर्ष 2016 में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई। रोहित वेमुला के परिवार की सहायता के लिए संघ ने
उसकी माता जी को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। नंबर 3, वर्ष 2017 में दलितों तथा ठाकुरों के झगड़े में ग्राम शब्बीरपुर जिला सहारनपुर के कई युवक मारे गए, अनेक घायल हुए तथा अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया। पीड़ितों को अक्टूबर 2017 में संघ ने 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। नंबर 4, 2018 के मई जून माह में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गोंडा, भजनपुरा, मौजपुर आदि बस्तियों में बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणवाद के प्रति सजग करने तथा कांवड़ में लाने के लिए कैडर कैंपों का आयोजन किया गया। इसका सकारात्मक परिणाम मिला। नंबर 5, वर्ष 2018 में केरल राज्य के कई शहरों में भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ, जिसमें लाखों परिवारों को जान और धन व संपत्ति की बर्बादी हुई। संघ ने भी इस आपदा में केरल की राज्य सरकार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। नंबर 6, स्वाभिमान संघ सितंबर 2018 से बहुजन स्वाभिमान रजिस्टर नामक साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहा है। इस समाचार पत्र के माध्यम से बहुजन समाज SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को अपने प्राचीन उज्जवल इतिहास, अपने अनेक महापुरुषों के जीवन दर्शन, उनके विचारों तथा उनकी शिक्षाओं, वर्तमान हालात में बहुजन समाज के सामने ब्राह्मणवाद द्वारा उत्पन्न सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक चुनौती, मनुवादी सरकार का आचरण तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने अधिकार व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बौद्ध पर्यटन स्थलों के गौरवशाली इतिहास की जानकारी बराबर पाठकों को दी जा रही है। महापुरुषों के जीवन दर्शन की बात करें तो इस समाचार पत्र में डॉक्टर अम्बेडकर का राजनीतिक सफर, डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा नहीं, उनका अनुसरण करो। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित जाति तोड़ो नामक ऐतिहासिक पुस्तक, पेरियार द्वारा लिखित पुस्तक सच्ची रामायण, महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष, भारतीय संविधान को श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित किया जा चुका है। वर्तमान में महात्मा ज्योतिबा फुले कृत सार्वजनिक सत्य की श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक अंक में विभिन्न बहुजन महापुरुषों की जयंती व स्मृति दिवस पर उनके जीवन दर्शन, उनकी शिक्षाएं तथा उनके द्वारा समाज हित में किए गए प्रेरणादायक कार्यों तथा बहुजन समाज से संबंधित प्रासंगिक घटनाओं को प्रमुखता से इस पत्र में छापा जाता है। संपादकीय में भी सामयिक विषयों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। दिल्ली NCR के साथ ये पत्र देश के अनेक विद्वान पाठकों तक पहुंच रहा है, जिसे काफी लोग पसंद कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ा कर रहे हैं। नंबर 7, वर्ष 2021 में कोरोना महामारी से अनेक परिवार त्रासदी की चपेट में आए, अनेक लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लोगों का रोजगार छिन गया, अनेक लोग भुखमरी का शिकार हो गए। ऐसी त्रासदी में बहुजन स्वाभिमान संघ ने भी अपना कर्तव्य समझते हुए हर्ष विहार, मंडोली, सबोली, पूर्वी गोकलपुर तथा जौहरीपुर आदि के 120 पीड़ित परिवारों को 5 जून 2021 को लगभग 1 लाख रुपए की लागत से राशन किट उपलब्ध कराई। नंबर 8, बहुजन स्वाभिमान संघ ने बहुजन समाज के मेधावी छात्रों छात्राओं को पुरस्कृत करने की घोषणा की हुई है। साथ ही निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का इच्छुक भी है। आप उम्मीदवार आर्थिक सहायता के लिए संघ से संपर्क कर सकते हैं।
सौम्यदी पुत्र दीपक कुमार मौजपुर को 10वीं कक्षा में 90.62% अंक प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। नंबर 10, 2 छात्रों सितारा गौतम व पंकज गौतम जौनपुर उत्तर प्रदेश को यूनिवर्सिटी में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दाखला न होने पर 5-5 हजार रुपए की सहायता उनके खाते में भेजी गई। नंबर 11, प्रकाश एजुकेशन सोसाइटी वीरेंद्र प्रभाकर जी द्वारा संचालित को 7,462 की पुस्तकें खरीदकर दान दी गई। नंबर 12, भारतीय बौद्ध महासभा कर्नावल मेरठ के बुद्ध विहार के लिए 21,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। नंबर 13, समता सैनिक दल को समय समय पर कार्यक्रमों के लिए सहायता की गई। नंबर 14, बहुजन स्वाभिमान संघ की कार्यकारिणी ने संस्था के महासचिव श्री CP सिंह जी को लकवाग्रस्त हो जाने के कारण उनकी अक्रियाशीलता के चलते वर्ष 2018-2019 से लेकर 2022-2023 तक 5 वर्ष का ऑडिट करवाकर उसकी ITR सूचना संबंधित विभाग को भेजी गई है। नंबर 15, संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी करके चुनाव संबंधी कार्य पूरा किया जाए। अभी मास्टर बाबूराम जी ने आपके सामने ये पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी सिंस इंसेप्शन यानी जब से इसकी शुरुआत हुई है अब तक इसके कार्यों को आपके सामने प्रेजेंट किया और समय समय पर जो भी बहुजन जाति के शिकार होते हैं या किसी संस्था को मदद करनी है तो बहुजन स्वाभिमान संघ अपनी तरफ से जो भी उसकी यानी कैपेसिटी है, क्योंकि उसके पास इतना नहीं है कि भाई उसको कोई सरकार से कुछ अनुदान मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट से उसको एड नहीं मिलती है, ये तो सिर्फ जो है आप लोगों के सहयोग से ही सोशल यानी जो कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो कलेक्शन होता है उसके आधार पे ही लोगों को मदद मिलती है। अब जो इसका ऑडिट है ऑडिट नहीं हो पा रहा था, हेलो, इसका ऑडिट पिछले 5 साल से नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे कारण थे उसके, कुछ यानी कि जो संगठन है उसमें बहुत सारा यानी कि काम नहीं हो रहा था इस तरह का। तो उसके बाद जो है फिर बीच में CP सिंह जी की तबीयत खराब हो गई, उनको पैरालिसिस हो गया, तो बहुत सारा काम रुका हुआ था पिछले 5 साल से। उसके लिए जो संघ के अध्यक्ष हैं श्री प्रकाश चंद्र जी, उन्होंने पूरी अपनी कड़ी मेहनत से मास्टर रामपाल जी के सहयोग से इसका ऑडिट कराया और ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने मास्टर जी बताएंगे अभी। मास्टर रामपाल जी। हेलो, देखिए 2017-18 में जो बैलेंस CP सिंह जी द्वारा करवाए गए ऑडिट में जो बैलेंस था वो 4,97,109 रुपये 54 पैसे था। उसी को आधार मानते हुए हमने अगले 5 वर्षों का आय व्यय का जो लेखा है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। 2018-19 में 3,07,57 रुपये की आमदनी हुई और 6,27,230 रुपये का जो है वो खर्च हुआ और बैलेंस जो बचा वो 1,70,600 रुपये 54 पैसे जो बचा। 19-20 में जो आमदनी हुई संघ को आपके सहयोग से अन्य संस्थाओं से जहाँ से भी होती है 7,86,365 रुपये की आमदनी हुई। खर्चा जो है 8,83,465 और 17 रुपये 10 पैसे का हुआ। जो बचत हुई जो है बैलेंस जो बचा वो 73,584 रुपये 44 पैसे की का बैलेंस रहा। 20-21 में 6,44,025 रुपये की आमदनी हुई, 3,50,984 रुपये 30 पैसे का खर्चा हुआ। बैलेंस बचा 3,66,625 रुपये 14 पैसे। 21-22 में 5,00,000
5,440 रुपये की आमदनी हुई। 6,74,476 रुपये 52 पैसे का खर्चा हुआ। 1,97,588 रुपये 62 पैसे का बैलेंस रहा, जो बैंक में भी है और कैश में भी कुछ रहता है। 2022-23 में जो आमदनी हुई 10,28,484 रुपये की हुई। खर्चा 8,93,049 रुपये 22 पैसे का हुआ। जो बैलेंस बचा हुआ है वो 3,33,023 रुपये 40 पैसे है। तो इस प्रकार से 5 सालों का जो विवरण है, लास्ट के साल की जो ऑडिट रिपोर्ट का बैलेंस शीट है वो आपको सामने वितरित की गई है। इसमें आपका जो बैलेंस है वो भी दर्शाया गया है और टर्नओवर जो है आपका जो है वो इस साल लास्ट के साल का मैं आपको बता रहा हूँ, वो 19,35,490 रुपये 40 पैसे है, जिसमें आपके संस्था के पास कुछ एफडीएम ही है, कुछ का देना भी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट का जो खर्चा था वो भी देना है, जो बाकी के साल में दिया गया है 23-24 में जो दिया गया है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो है सूक्ष्म रूप में आपके सामने जो रिपोर्ट है, इसका विस्तृत रूप जो है वो फाइल के अंदर है और ऑडिट करा करके ऑडिटर द्वारा वो जो है रजिस्ट्रार को जो है ये मिनट्स लगा करके इस मीटिंग की वो भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। ये आपके रिपोर्ट से सेक्रेटरी के सचिव की रिपोर्ट हो गई और ये आपका ऑडिट का हो गया। अब इसका अगला पार्ट जो है आपका, क्योंकि संस्था का इलेक्शन हुए जब से बनी है, जब से इलेक्शन होता है, हर 5 साल का इसमें प्राविधान है। 5 साल बाद इसका जो है चुनाव किया जाता है। उसके लिए चुनाव प्रक्रिया के लिए आप सबके पास जो लेटर गए थे उसमें ये उसकी कार्यक्रम दिए गए थे, आप सभी को वो मिल गए होंगे। उसमें जितने सदस्यों ने नामांकन किया वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे और किसके कैसे वो जो है समिति का गठन हुआ वो भी आपको बताएंगे। हेलो, अभी मास्टर जी ने, रामपाल जी ने आपके सामने जो ऑडिट रिपोर्ट है, यानी जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताई आपके सामने। अभी आगे जो नई कार्यकारिणी का गठन होना है इसका, आज जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था वो नहीं हुआ था, आज इसके ऊपर जो है जो लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं वो आपके सामने अनाउंस कर दिए जाएंगे। लेकिन उस पार्ट पे जाने से पहले जो संघ के अध्यक्ष हैं, यानी जो बहुजन स्वाभिमान संघ एक सामाजिक संस्था है उसके अध्यक्ष हैं, वो संबोधित करेंगे पहले। उसके बाद नई बॉडी का जो यानी कि नाम आए हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। बहुजन स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे अभी। साथियों, सभी को जय भीम। यहाँ पर मुझको खास बात ये करना है कि सोसाइटी के जितने भी हमारे मेंबर हैं, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं वो संघ के भी मेंबर हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जितने भी सोसाइटी के मेंबर हैं, एक बात किन किन के घर जा रहा है, कृपया हाथ उठा के बताएं। सिर्फ 2, 3, 4, 5 2000 से ज्यादा मेंबर हैं सोसाइटी के और 5 लोग अखबार लेके पढ़ते हैं। क्या ये जागरूक समाज की निशानी है? क्यों भाई, आप खुद ही बताइए, क्या ये जागरूक समाज की आप पढ़ते हैं? जैसे अभी बताया प्रेम सिंह जी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या दैनिक जागरण पढ़ते हैं, जितने भी मनुवादी पेपर हैं वो पढ़ते हैं आप। तो क्या आप जो है मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे जब आप मनुवादी पेपर पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण जैसे? तो ये कृपया दिमाग में सोचें कि आप किसका काम कर रहे हैं। आप जो है मनुवाद का काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं? तो जब मनुवाद का काम करेंगे तो आपको सुख मिलेगा क्या? क्यों भाई? कई संस्थाएं हैं जिनको मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं कि भाई अपने जो है कुछ अखबार जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है जरूर भिजवाइए।
इस अखबार का मतलब सिर्फ जो है ये संस्था पैसे कमाना नहीं है, ये तो नुकसान में है हर साल ही घाटे में है। लेकिन समाज को जागरूक करते रहने के और समाज को लगातार जागरूक रखने के लिए ये समाचार पत्र चलाया जाता है। आप लोग जब सहयोग नहीं करेंगे तो इसमें क्या फायदा है, ये जरा सोचो। वैसे तो आप सभी कहते हैं, हर आदमी जो मैं सुनता हूं और जितने लोगों से भी मैं मिलता हूं, बड़े जोर देके कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम पूछें अगर किसी से भी क्या कर रहे हैं, तो सामाजिक काम करते हैं। उस सामाजिक कार्य की डेफिनेशन क्या है, कभी सोचा आपने? कौन सा काम कर रहे हैं आप? ये किसी को नहीं पता है। ये तो सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ अपना पेट भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। ये जो लोग हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। समाज को जागरूक रखना, निरंतरता के साथ जो है उसको जागरूक करते रहना। ये नहीं है कि आज जगा गया वो फिर सो गया तो अगले दिन उठाएगा ही नहीं। तो इसलिए जो है मेरा ये सुझाव है और आप लोगों से निवेदन भी है कि ये अखबार हर घर में जाना चाहिए। मैं जानता हूं सोसाइटी में हर घर से 2-2, 4-4, 3-3, 5-5 मेंबर भी हैं, तो वो 5 अखबार तो उनको जरूरत नहीं है। कम से कम एक अखबार तो जाए, कम से कम उसको एक अखबार तो पढ़ना चाहिए। वीक में एक दिन ही है, कोई ऐसी कॉस्ट भी नहीं है इसकी कि जिसको कोई यानी सहन ना कर पाए या वो भारी लगे। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना उतना ही जरूरी है। अगर आपकी इच्छा जीवन में आगे बढ़ने की है तो पढ़कर ज्ञान अर्जन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिना ज्ञान के आपका समाज या आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते। सब जानते हैं जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ जो है भाषणों में सुन के और इस काम से सुन के इधर निकालने की परंपरा बन गई है। हम नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक जो है आंकड़ा दूं, आंकड़ों पे तो आप ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं, तो आंकड़े कहां से बताएं आप? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रीडरशिप सर्वे कराया था, आप नहीं 10 साल पहले, 10 साल पहले सर्वे कराया था कि जो है लोगों की रीडिंग हैबिट्स क्या हैं, रीडरशिप का स्टेटस क्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहां नहीं है इंडिया में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में उन्होंने सर्वे कराया। उन्होंने पाया कि रीडरशिप और रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो इंडिया में कम है। और इंडिया में भी किस में कम है? जो यहाँ का बहुजन समाज है उसमें सबसे कम है। कितने लोगों को पता है? ये नहीं पढ़ रहे हैं कोई भी। एक बार यहाँ पर जो है ये बांगूर जी आए बैठे हैं, तो बहुत दूर से आए पालम से, यानी सीएसआर का इंस्टीट्यूट है, उसमें एक इंटरव्यू चल रहा था। मैं भी उस कमेटी में था, सिलेक्शन कमेटी में था। एक हमारा ही आदमी था, उसका भी प्रमोशन होना था, तो इंटरव्यू कमेटी ने पूछा। उस कमेटी में एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो चेयरमैन थे। हम जो हैं उसमें डायरेक्टर नॉमिनी थे। उसको चेयरमैन ने पूछा कि बताइए जो आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, क्या क्या किताब आपने एक हफ्ते में पढ़ी है। उसने कहा कि मैं पढ़ता ही नहीं, किताब नहीं पढ़ता। तो फिर भाई तुम पढ़े लिखे आदमी हो, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ क्या करने आते हो? तो उसने बताया कि मैं तो समाचार जो है टीवी से देख लेता हूं, अखबार भी नहीं पढ़ता। मैं आपको ये दृष्टांत देना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये इसलिए दे रहा हूं, उस आदमी का रिजेक्शन हुआ था। इसी मुद्दे पर बांगूर साहब यहाँ बैठे हैं, वो उस आदमी का रिजेक्शन हुआ क्योंकि वो जो चेयरमैन था उससे कहता है कि क्या करें, मैंने इसको रिजेक्ट करो। अगर हमारा आदमी तो इसको ज्यादा दंड मिलना चाहिए साले को। ये नहीं है कि हम अपने आदमी को बकल दें और दूसरों को जो है दंड दें। तो हमने उसको रिजेक्शन कराया, उसका नहीं होने दिया। ये अलग बात है कि वो आदमी अभी तक भी हमें गाली देता है कि मुझे नहीं होने दिया। तो ये जो है जरूरी है कि अपने आदमी को ज्यादा सजा दो। अगर वो अपना नहीं उद्धार कर रहा है तो समाज का कैसे करेगा? समाज का नहीं करेगा। सारे लोग जो हैं विष खा के और जो है इधर से उधर घूम के जो जीवन अपना जो बिता रहे हैं, फिर कहते हैं सरकार ये कर रही है, सरकार ये नहीं ध्यान दे रही है, सरकार जो है हमारे समाज के खिलाफ अत्याचार कर रही है।
सरकार को तो आप खुला लाइसेंस दे रहे हैं अत्याचार करने के लिए। आज जो मनोवादी सरकार है इस देश में चल रही है, उनको ये समाज जो है खुला निमंत्रण दे रहा है कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार जितना करना चाहो कर सकते हो। आपके पास कोई नियम ही नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप पढ़ते नहीं है, आपको शायद ये नहीं पता है कि जितना लिटरेचर जो है बहुजन समाज के नायकों पर उपलब्ध है, मार्केट में जितना लिटरेचर उपलब्ध है उसको हमारा समाज तो कम पढ़ता है। उनके दुश्मन जो है मनवादी लोग जो है वो ज्यादा पढ़ते हैं। अब वो ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? वो ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसकी वो काट आपको समझाने के लिए तैयार कर सकें। उसका इस्तेमाल वो उसी में कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बन रहा है, कहाँ पर दावत है, इन चीजों पे हमारा ध्यान ज्यादा है। हालांकि मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि देखा जा रहा है ये हमारे समाज की बात नहीं है, खाने की बात तो सभी समाज में कमोबेश एक जैसी ही है, लेकिन हमारे समाज को ज्यादा सतर्क, जागरूक और संघर्षशील होना चाहिए अगर हमें उनका मुकाबला करना है। तो फिर आप अगर फिर ये बात करेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, तो ये कैसे जो है बातें हल होंगी? आप खुद बताइए कि बहुजन समाज क्या करेगा। बहुजन समाज का मतलब सिर्फ दलित ही नहीं, बहुजन समाज का मतलब है जितना भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जितना वर्ग है, जिसको जो है ब्राह्मणवादी, उससे ही टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है। तो ये OBC समाज को सोचना होगा कि वो अपने जो है अकड़ से बाहर आए, नीचे के पायदान पर अपने से जो यहाँ कर्मिक ऊंच नीच है, एक उससे ऊंचा है एक उससे नीचा है, इसको न मानकर उन्हें नीचे के पायदान पर आकर सबके साथ मिलकर काम करना होगा। तभी नीचे के लोग मिलेंगे, नहीं तो नीचे के लोग क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनकी सामंतवादी सोच उनको नीचे नहीं आने देती। वो तो अपने आप को जो है ब्राह्मणवाद का बाप समझते हैं। तो ये बात जो है सबको समझना होगा कि OBC के लोगों को अगर अपना हक लेना है, जो वो सोच रहे हैं आज की हमारी संख्या इतनी है, हमें क्यों कुछ भी नहीं मिल रहा है, जैसा हमने बताया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके जजेज नहीं है, तो न्याय कहाँ से मिलेगा उनको? तो OBC के लोगों को आज सोचने की ज्यादा जरूरत है और उनको अपना अहम जो त्याग कर मिल के काम करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि जो OBC का, SC, ST का और माइनॉरिटी का गठबंधन है वो सीमलेस होना चाहिए। सीमलेस मीन्स उसका कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई ये उसमें अड़ंगे नहीं होने चाहिए कि ये ऊंची का है ये नीची का है, सबको एक पायदान पर आकर ये होना होगा खड़ा, तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात सबको समझनी होगी और OBC को ज्यादा समझना होगा। OBC का आज मामला बहुत टेढ़ा है। सरकारें भी जो है जो अगले चुनाव में जीतने की उम्मीद कर रही हैं, वो भी OBC को ऐसे नहीं उठा रही हैं। वो भी OBC का मुद्दा इसलिए उठा रही हैं कि ताकि उनकी OBC के वोट उनको मिल जाए। देना उन्हें भी कुछ नहीं है, देना उनको भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो है वो वोट की राजनीति करते हैं। मगर हमको खुद ही भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा कि अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। हमें जो है अपने लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और अपनी शक्ति को जो है बहुत उचित ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं हमको अपनी शक्ति को कहीं ऐसी जगह नहीं लगाना है कि वो संघर्ष में हम ही नष्ट हो जाए। बहुत कायदे से काम करना होगा और कायदे के दौरान सबकी सुरक्षा, सबका हित भी ध्यान रखना होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपको ये कहूँ, एक तो जो है सोसाइटी के जितने मेंबर भी हैं कृपया वो अखबार लेना शुरू करें। जिनके घरों में एक भी अखबार नहीं है तो अपने बच्चों को पढ़ाएं अखबार लेके, बच्चों से शुरुआत करें आप। हमें मालूम है बड़े होंगे आदमी तो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ते तो कहीं अच्छी जगह भी लगे होते, ऐसे ही बाबू लग गए हैं तो उसी को ढो रहे हैं। तो आपको जागरूक बनना पड़ेगा। कम से कम ये बच्चे जो हैं ये कल के आने वाली जो है पूंजी है आपके पास। आपके पास क्या पूंजी है? आपके पास जो है जमीन नहीं है, आपके पास अच्छे मकान नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, आपके व्यापार नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी जो प्रेजेंट
जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इनको पढ़ाना होगा, ठीक से पढ़ाना होगा, अपने महापुरुषों के संघर्ष को जरूर पढ़ाना होगा, जरूर उनको जानकारी देनी होगी। और अगर वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, हमें पता है स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसको अपने घर ऐसे अखबारों से या उनकी पुस्तकों को खरीद कर पढ़ाना होगा। तो इस आने वाली पीढ़ी की जो नींव है उसको सभी लोग मजबूत करने का काम करें। महिलाएं इसमें विशेष योगदान दे सकती हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन हमें कुछ सुनने में मिलता है, कई जगह से हमें सुनने में मिला है कि महिलाएं कहती हैं हमारे पास तो अखबार आता ही है, हमारे साथ तो अखबार पढ़ते ही नहीं है। तो ये समस्या बहुत भारी है। मैं कहता हूं ऐसे साहब जो घर में हैं, जो पढ़ते नहीं है, उन्हें घर से निकाल दो, उनकी जरूरत नहीं है। ना पढ़ने वाले लोगों की जरूरत नहीं है समाज को। बाबा साहब ने पढ़ाई के बल पर ही आपको सारी ताकतें उपलब्ध कराई, और वो पढ़ लिख कर ही वो वो सिर्फ जो है भारत का ही नहीं, विश्व में प्रकाश बने। आज पूरा देश नहीं, हमारा ही देश नहीं, पूरा विश्व उनको सलाम कर रहा है, सिर्फ उनके ज्ञान की वजह से। आप अपने बच्चों को अगर बाबा साहब की तरह शिक्षा में अग्रसर करेंगे तो हो सकता है कि हमारे समाज के एक अम्बेडकर नहीं, सैकड़ों अम्बेडकर पैदा होंगे। तो इसमें आपको योगदान करना चाहिए, महिलाओं को खास योगदान करना चाहिए। जो घर के आदमी अगर नहीं पढ़ रहे हैं, उनको घर की जरूरत नहीं। घर को आगे ले जाना है तो पढ़ना लिखना होगा, पढ़ लिख के मजबूत करें, अपने आप को भी मजबूत करें, बाकी लोगों को भी मजबूत करें, उसी से तरक्की होगी। कुछ एक लोग जरूर जो है बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जागरूक हुए हैं, और आपको जो कुछ लोग जो है आज संपन्न नजर आते हैं, वो ही नजर आते हैं जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को अपनाया है, उनके रास्ते को अपनाया है, और उसी पे चल के आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब के मिशन को अपनाया ही नहीं, वो आज भी पीछे ही हैं। बेशक वो कुछ भी हो, कितने ही उनके पास धन संपत्ति हो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो उनका जो है कहीं पूछ भी नहीं है। ज्ञान से ही आदमी पूछा जाता है। एक कहावत भी है कि जो पढ़ा लिखा आदमी ज्ञानी है, उस हमेशा हर जगह पूजा जाता है, और राजा तो सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी, जो साधारण आदमी है, गली का आदमी है, वो भी विश्व में पूजा जाता है। बाबा साहब जो है, जब उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया, वो भी एक साधारण आदमी थे, लेकिन आज यूएन से लेके हर देश, यूएन से लेके यूएस और बहुत सारे देश, अमेरिका, सब लोग उनके जो है प्रतिमाएं लगा रहे हैं, उनसे शिक्षा लेने की बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा बराक ओबामा ने, जब वो राष्ट्रपति थे यूएस के, अमेरिका के राष्ट्रपति, तब कहा था कि बाबा साहब अगर हमारे यहाँ पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। तो आपके लोग, आपके महापुरुष इतने विद्वान हुए हैं, आपको गर्व होना चाहिए उन पे। लेकिन आप उन पे गर्व कम करते हैं। आप गर्व करते हैं किन चीजों पे? आप गर्व करते हैं कांवड़ लेने भेज दो, और नवरात्रे मनाओ, व्रत रखो, माताओं पे जाओ। ये सब चीजें आपका विनाश कर रहे हैं, आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। तो आप लोग जो हैं बुद्धि से काम करें, अपने आप अपने विकास का फैसला करें, और भगवान बुद्ध के जो है सिद्धांत को जो है लागू करें कि अपना दीपक स्वयं बनो। आपको कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई ना देवी आएगी, ना देवता आएगा, ना भगवान आएगा। आपको अपना विकास खुद करना पड़ेगा। तो अपना विकास करने के लिए खुद ही लगना पड़ेगा, और वो बुनियादी तौर पे बच्चों से शुरू करना होगा। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आजकल, आपके बच्चे सारे, हमारे भी बच्चे सब जो है फोन देख रहे हैं, सिर्फ फोन पे विद्वान है सब। सारे लोग फोन देखकर और व्हाट्सएप और फेसबुक चलाकर ही दिखा रहे हैं कि हम बहुत विद्वान हो गए। ये नहीं है, आपको इससे आगे जाना होगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरा यही कथन है कि आप लोग जो हैं अखबार जरूर लें। जो नहीं ले रहे हैं वो आज से ही शुरू करें। अखबार जो है बहुत जरूरी है। अपने लोगों का इतिहास, अपने लोगों का संघर्ष, अपने महापुरुषों का संघर्ष बच्चों से शुरू होगा तो आप मजबूत होंगे।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है सभी को जो है जय भीम कहता हूं और धन्यवाद करता हूं। देखिए, आप सभी ने जो है अध्यक्ष साहब का ये विचार सुने। अब आपको मैं एक बात और, जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की थी, उसमें विनती करता हूं कि कोई भी संस्था जो है वो बगैर पैसे से नहीं चलती। और ये अब तक हम जो खींचे जा रहे हैं, ये ज्यादातर जो है हमारे डॉक्टर साहब जो सिद्धार्थ गौतम जी हैं, ये उनके प्रयास से चल रही है। वो भी कब तक चलाते रहेंगे? तो जब तक इसमें आप सभी का सहयोग नहीं होगा, ये वृक्ष जो है जो आपने चलवा लगाया है, ये भली प्रकार से फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर आपके कई विभाग हो चुके हैं। संस्था का जो आपका जो रिपोर्ट में बताया गया है कि सामाजिक कार्यों में भी लगी रहती है, उसमें खर्चा होता है, अखबार में भी खर्चा होता है। एक आपका न्यूज चैनल जो आपका चल गया है बहुजन स्वाभिमान, तो ये इन सब चीज़ों में जो है जब चलता है मामला तो ये खर्चे की बात आती है। तो उसमें प्रत्येक सदस्य से जो है निवेदन है कि अपने अधिक से अधिक सहयोग अपने साथियों के द्वारा या अपने प्रयास के द्वारा इसमें करेंगे तो ये संस्था जो है आपकी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। हाँ, ये अब आपके सामने जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसमें जो है जो समय दिया गया था उसके अनुसार 21 सदस्यों ने फार्म नॉमिनेशन किया था। एक सदस्य ने समय के अंदर अपना फार्म वापस ले लिया। बाकी 20 सदस्यों के नॉमिनेशन हुए। इसमें जो है कार्यकारिणी ने रविंदर शर्मा जी को चुनाव अधिकारी घोषित किया था। रविंदर शर्मा जी ने अपने प्रयास के द्वारा, लगन के द्वारा ये कार्य पूर्ण कराया, जिसका विवरण आपको डॉक्टर साहब अब आगे बताएंगे। पहुंच गए हैं, तो मैं जब नाम अनाउंस करूंगा तो वो सामने आएंगे यहाँ पर, जिससे कि लोगों को पता चले कि नई कार्यकारिणी में कौन क्या है। इस बार जो ये कार्यकारिणी है, सब लोग सुनो भैया, चाय भी पीते रहो और सुनते भी रहो। तो जो इस बार कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी का जो इस बार यानी कि जो इसके बैकड्रॉप में जो सोचा गया या मतलब व्यवस्था की गई, ये व्यवस्था इसलिए की गई कि बहुजन समाज बनाने के लिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि दलित समाज की सोसाइटी दलितों तक सीमित है, ओबीसी की संस्थाएं ओबीसी तक सीमित हैं, और माइनॉरिटीज मुसलमानों की संस्थाएं मुसलमानों तक सीमित हैं। माइनॉरिटीज का मेरा मतलब जैन या दूसरे लोगों से नहीं, मुसलमानों से मतलब है। तो जब तक तीनों संस्थाएं मिलेंगे नहीं, तीनों लोग मिलेंगे नहीं, बहुजन समाज बनेगा नहीं। इसलिए समस्या का हल कुछ हो नहीं रहा। तो इसीलिए मैं आपके सामने जो इस बार कंपोजिशन है कार्यकारिणी का वो बताऊंगा। तो सबसे पहले जो नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट के लिए, श्री प्रकाश चंद जी प्रेसिडेंट पद के लिए इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। वो आपके सामने हैं, बैठे हुए हैं, और वो अभी भी यानी कि इसके प्रेसिडेंट हैं। तो नॉमिनेशन जो है जो प्रेसिडेंट के लिए आया, और किसी उनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, उनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल है कि फिर भी उन्हें कुछ यकीन नहीं है। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी हैं उनकी, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी हैं उनकी शर्तें, लेकिन दीवारें नहीं, बुनियाद हिलने चाहिए थी।
सरदे नहीं, बुनियादी हिलने चाहिए थी। वो हमें समझ रहा है नासमझ, वो हमें समझ रहा है नासमझ, हम सब समझ गए हैं तुझको नासमझ। किसने कहा जो से, किसने कहा जो से, काबिलियत में नहीं मुझ में। हवा जोर कितना भी चलाए आंधियां बनकर, हवा कितना ही जोर चलाए आंधियां बनकर, मगर घिर ही जाते हैं अशोक नाम के बादल आसमां पर, मगर घिर ही जाते हैं अशोक नाम के बादल आसमां पर। बुझ नहीं सकते इंकलाब के शोले कि अब तो देख ही लिया उन्होंने हमारी ख्वाहिशें दबाकर। जुर्म की धरती पर पल दो पल का ये उन्हें है अभिमान, और जुर्म का सीना चीर के देख लो जाग रहा है बहुजन स्वाभिमान। क्या हुआ मेरे पांव तो लेकिन चेतन जी, क्या हुआ मेरे पांव लहुलहाए चेतन जी, कि रात के कांटों कर दी, राह के कांटों को कर दिया साथ मैंने। छू जाने से भी कट जाती उंगलियां जिनकी, छू जाने से भी कट जाती थी उंगलियां जिनकी, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए वक्त ने। साहिब अशोक कुमार जयपुर। अच्छा, एक कविता और मैं गाना चाहता हूं जो हापुड़ में अभी 2-3 दिन पहले एक मुस्लिम समाज के भाई को कत्ल कर दिया था, उसके विषय में। ये असामाजिक तत्व हैं, उनसे बुद्ध का संदेश देना चाहता हूं मंच के माध्यम से। ये साजिशें और नफरत की आंधी चलाने से, ये साजिशें और नफरत की आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर बरसा कर तुम्हारे यूं मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से। ये दीवालों पर नफरतों की निशानी छोड़ने वालों, ये दीवालों पर नफरतों की निशानी छोड़ने वालों, दिल को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नाता जला देते हो बस्ती को, लगाकर धर्म का नाता जला देते हो बस्ती को। कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों, किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी राख को घोलकर हम नई शाही बना देंगे, उसी राख को घोलकर हम नई शाही बना देंगे। कलम कागज में लिए हाथों में फिर बच्चे मुस्कुराएंगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस भी तुम नजरें मिलाओगे, अपने जुर्मों की कहानी किस्सों से तुम खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना तुम्हें इस नफरत की राहों में, नहीं मिलना है तुम्हें इस नफरत की राहों में, आखिर आना होगा तुम्हें बाबा बुद्ध की राहों में, आखिर लौटना होगा तुम्हें बाबा बुद्ध की राहों। जय भीम न बोलता है। थैंक यू धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में कल ही मालूम हुआ, बाबूलाल गौतम जी ने बताया, मुझे कोई इल्म नहीं था इस कार्यक्रम का। तो सुनकर तो बड़ी खुशी हुई कि चलो जिस खित्ते में मैं रहता हूँ वहाँ भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। खित्ते से मुराद क्षेत्र है, मैं इग्नू में उर्दू का प्रोफेसर हूँ और ज़्यादातर अल्फाज उर्दू के निकलते हैं मुंह से, तो माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को उसके माने बाद में पूछने तो पूछ सकते हैं। ये इत्तेफाकन कहे कि बाबूलाल जी से मुलाकात हुई, और चूंकि मैंने डॉक्टरेट जेएनयू से किया है और जेएनयू में SC ST OBC को लेकर के और खास करके मानवता को और ऐसे स्टूडेंट को लेकर के, वो खास करके बर्रे सगीर यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दूसरे देशों में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, स्टूडेंट की आवाज वहीं से बुलंद होती है, वहीं से निकलती है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका जरिया कुछ नहीं होता, जो ये कहते हैं, टॉपिक पे ही बोलना चाहता हूं मैं, बहुत उम्दा बहुत अच्छे टॉपिक रखे हैं, कि वो कहते हैं जी हमने जमीनों को इकसार यानी कि समतल किया,
जैसे ही वो इस काबिल बनी कि फसल देने लगे तो दबंगों ने कब्जा कर लिया। ये हमारे समाज की जो है ना बड़ी दुख भरी कहानी है। यहाँ चूंकि बहुजन समाज का प्रोग्राम है, बहुत सारे हमारे भाई बहुजन में जैसा नाम लिया SC ST OBC बैठे हैं, लेकिन जरा सोचिए इस बारे में कि जहां पर मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, दलितों के साथ में दूसरे OBC वाले भी अत्याचार करते हैं। औरतों का अगर कुत्ते ने भी उनके घर की रोटी खा ली तो लड़ाई झगड़ा शुरू, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे बीच में जो फासला है इसको तो कम करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, वो स्टेज से बड़ी बड़ी स्पीच तो देते हैं, लेकिन मैं उनको बताता हूं पहले भाई अपने OBC समाज को समझाइएगा, दलितों को भी अपना भाई समझे, उनके साथ में बैर विरोध न रखे और उनको कम से कम इंसान समझे। तो हालत, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गांव से है और गांव के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हमारे ही गांव के कुछ OBC, देखिए बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, लेकिन आप ये देखिए हमारा, मैं SC कैटेगरी से आता हूं, JNU नहीं होता तो आज मैं IGNOU में प्रोफेसर नहीं होता। और चूंकि बहुत कम पैसे में सारी फैसिलिटी के साथ में वहां से MA MPhil PhD किया, और खास करके मेरा क्योंकि सब्जेक्ट भी कुछ थोड़ा हट करके है, तो आप ये देखो वहां इस बात को महसूस किया कि गांव देहात में अगर एक किसान का बेटा 10वीं पास है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा आर्मी में या किसी ऐसी नौकरी पे बड़ा अफसर बन जाए, और दलित का बच्चा MA पास भी है तो वो चाहता है कि चपरासी तक या मेरे खेत में काम करने तक ही सीमित रह जाए। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को बिल्कुल समझना पड़ेगा, इसको परखिए। जैसा पहला टॉपिक है ये, इसके बारे में कि जी प्राकृतिक संसाधनों और उद्योगों पर। प्राकृतिक संसाधन तो सबसे ज्यादा उनको इस लायक हम लोग, हमारे लोग बनाते हैं कि वो देश के काम आ सके, यानी कि इस उन पे कृषि की जा सके, खेती की जा सके, फलदार या लकड़ी वाले ऐसे दरख्त या कागजी मतलब और दूसरे ऐसे दवाई देने वाले दरख्त पेड़ पौधे लगा सके, लेकिन कब्जा कोई और कर लेता है। अभी एक पिछले हफ्ते मुझे बताया, जहां मनीषा का केस हुआ था हाथरस में, वहां पर उन्होंने बताया जी हमारी कुछ जमीनें दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो बताइए, आज के दौर में भी ये बात आ रही है, कहते हैं कि हम आजाद है और संविधान सबको बराबर का हक देता है। कहां तक देता है, कहां तक सच है? आरक्षण को लेकर के बात होती रहती है कि जी आरक्षण को खत्म कर दो, हम कब मना कर रहे, कर दो ना। देखिए ये बात गौर फरमाने की है। मैं अपनी बेटी को बीएड का एग्जाम दिलवाने ले गया, बिल्कुल सच्ची बात है, गोल मार्केट। वहां पर हरियाणा से आए एक शख्स OBC, वो कह रहे हैं कि जी SC ST वाले को तो, खास करके SC वाला अगर 40 नंबर भी ले आता है ना तो वो IAS बन जाता है। हमारा जो है 95% नंबर ला के भी IAS नहीं बनता। मैंने बोला तेरा तो 100 में से अगर 110 भी ले आए तो भी IAS नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा ये बताओ, दिल्ली से चारों तरफ आप 100 किलोमीटर कहीं भी निकल जाओ, किसी SC वाले का फार्म हाउस है, कोई SC वाले की कोई कंपनी है, बताइए कोई लैंड हो तो मुझे बता दो। अगर एक भी आप गिना दोगे तो हम कह देंगे हाँ भैया तुम्हें हमें बराबर का हक मिल जाए। तो बहुत सारी सच्चाई ऐसी है कि यहां पर यानी कि किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में बोलने तक सीमित रहती है, उस पर अमल नहीं होता। जब तक अमल नहीं होगा तब तक वो पाए तकमील को, यानी कि अब हिंदी में तो मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या कहते हैं, वो नहीं पहुंचेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है इनमें, क्योंकि मेरा कार्यक्रम वहां लगा हुआ है। मैं अल्लामा इकबाल के चंद अशार, बार बार अखबार की भी बात आई। आज अगर ये कलम की ताकत को पहचानिए, मैं सल्यूट करता हूं लॉर्ड मैकाले की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और मैं कई सेमिनार्स में भी कहता हूं इस बात को कि भाई
लॉर्ड मैकाले की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना होती तो बाबा साहब नहीं पढ़ पाते, बाबा साहब ना होते तो कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम यहां ना होते, यानी जेएनयू वगैरह डी वगैरह ये यूनिवर्सिटी ना होती, और यूनिवर्सिटी ना होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। तो लॉर्ड मैकाले को हम दिल से सलूट इसलिए करते, सबको पढ़ने का मौका दिया। आज हम अपने बच्चों से यही कहना चाहते हैं, खास करके बहुजन समाजी, क्योंकि मुश्तरका तौर पर, मुश्तरका यानी इकट्ठे तो सम्मिलित तौर पर ये मीटिंग आयोजित की गई है, तो यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को ये इससे दूर रखिए, किताबी ज्ञान की किताबें लाइए, किताबों का शौक उनमें पैदा कीजिए। उर्दू के एक बड़े प्रोफेसर नोवेल निगार थे, उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि भाई मैं खुशनसीब हूं, मुझे बचपन में एक बीमारी लग गई थी और मैं चाहता हूं वो बीमारी आप सबको भी लग जाए। तो उससे सवाल किया गया जी कौन सी बीमारी थी, बोला जी मुझे बचपन में ही पढ़ने की बीमारी लग गई थी, वो बीमारी आपको भी लग जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा, यानी कि बड़े शायर हुए, शायर मशरिक कहते हैं उनको, उन्होंने कहा था, उनका एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसने नंबर लाइए कि आईएफएस, आईएएस, आईआरएस, इन सब में आपकी चॉइस हो जाए कि आप कौन सा कैडर लेना चाहते हैं। और जैसे अभी भाई साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि एजुकेशन पे तवज्जो दीजिए। अल्लामा इकबाल के कुछ चंद अशार में पढ़ करके माफी चाहूंगा कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब इस पे गौर फरमाइए, देखिए ये मरकजी यानी कि बिल्कुल ये जो शेर है इसी गजल का है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और वो जो सजदा है ये कलम है हमारे हाथ में और हमारी तालीम यानी एजुकेशन है, तो इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। आज सबको आजादी है पढ़ने की, अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाइए। मंदिरों में दूसरे टॉपिक पे भी 1 मिनट बोलूंगा। मंदिरों में जो कहते हैं कि आरक्षण, अब आरक्षण के अगर कोई मुखालिफ है, बोलता है कि जी आरक्षण की वजह से हम वहां पहुंचते हैं, तो उनको बताइए कि सबसे पहले मंदिरों से आरक्षण खत्म कर दीजिए, जहां एक भी SC ST OBC नहीं है, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं मंदिरों में। तो वो समझते नहीं इस बात को। जुडिशियरी और मेडिकल साइंस पे कब्जा किसका है देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड आप सभी को तालीम यानी कि सारे शिक्षित लोग हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है, मुझे भी जल्दी है, कभी बाद में इस पे बात की जाएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, यहीं पे मैं उर्दू में था, उर्दू में अकेला प्रोफेसर था यहीं गोकलपुरी में। डॉक्टर अंजू यहाँ पे तशरीफ फरमा है यानी मौजूद है, पोल साइंस की प्रोफेसर है। हमने यहाँ एक मूवमेंट चलाया था कि सबको जय भीम कहने का, और वो 90% तक वो हमने उसको कामयाब बना दिया था। और जो SC ST वाले बच्चे थे हम उनको ज्यादा तवज्जो भी देते थे जी, OBC वाले बच्चों को। मैं भी JNU में हूं, अगर मुझे पता लग जाता है बच्चा कैटेगरी से है तो मैं उस पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। तो मुझसे अगर इग्नू से रिलेटेड मुतालिक कोई काम हो तो मतलब आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, राब्ता यानी कि संपर्क कर सकते हैं। और मुझे वहां 12:30 बजे पहुंचना था, चूंकि समाज का काम था, टॉपिक बड़ा उम्दा लगा तो मैंने इस पे बोलना मुनासिब समझा, इसमें शिरकत करना। तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, अभी डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी ने अपना यानी बताया, जो इग्नू से उन्होंने बताया कि जो OBC के लोग हैं वो थोड़ा सा यानी कि SC ST या बाकी जो
दूसरे लोग हैं उनके साथ इतने प्रेम से नहीं रहते हैं या उनके प्रति थोड़ी उनकी भावनाएं अलग हैं। असल में समस्या यही है कि जो ओबीसी हैं या मुस्लिम हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, इन तीनों का जो यानी कि केमिस्ट्री है वो ठीक नहीं बैठ रही है, इसीलिए ब्राह्मणवाद कामयाब हो रहा है। ये लड़ाई जो है मॉडर्न इंडिया में 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरू करी बहुजन समाज की। 1848 से लेकर 1891 तक ये उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। 1848 से 1891 तक अपनी लड़ाई जारी रखी। महात्मा ज्योतिबा फुले को जो यानी कि ओबीसी के लोगों का सहयोग मिला, वो अपने माध्यम से, बाकी उस समय भी उनका बहुत विरोध करते थे ब्राह्मणवादी ताकतें, 1891 तक उन्होंने किया। उसके बाद 1891 से लेकर इस आंदोलन की जो अगुवाई है छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने 1920 तक इसको जारी रखा। 1920 के बाद इसकी लीडरशिप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने हाथों में ली और 1920 से 1956 तक बाबा साहब ने इसको चलाया। तो कुल मिलाकर ये अभी यानी 2023 चल रहा है। मॉडर्न इंडिया में जो बहुजन समाज का आंदोलन है लगभग 175 वर्ष का है। 1848 से शुरू होकर 2023 पहुंच गया, तो लगभग ये 175 वर्ष का है। 1956 तक बाबा साहब ने चलाया। बाबा साहब के जाने के बाद इसमें थोड़ा ब्रेक लगा और बहुत बड़ी संख्या में जो है इसको लोगों ने जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में चलाया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो बात नहीं बनी क्योंकि सब लोग बटे हुए थे। बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब का दुख भी समाज में था, तो लोग यानी कि उस लेवल पर बाबा साहब की लीडरशिप जो है मिसिंग थी, तो लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे। फिर इसको 1965 में स्टार्ट किया गया। बहुजन समाज के कंसेप्ट को मान्यवर कांसीराम जी ने शुरू किया। मान्यवर कांसीराम जी ने 1965 से स्टार्ट किया इसको और इसको 2006 तक उन्होंने अपने नेतृत्व में चलाया। अपनी लीडरशिप में 2006 तक मान्यवर कांसीराम जी ने चलाया इसको। हालांकि उनके अंतिम समय में उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने ही यानी कि आज़ाद भारत में बहुजन समाज को सही मायने में, जो डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी कह रहे थे कि ओबीसी और जो है शेड्यूल कास्ट की केमिस्ट्री जो अभी बहुत ही यानी कि अच्छी नहीं है, लेकिन मान्यवर कांसीराम जी मॉडर्न इंडिया में आज़ाद भारत में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमानों के अंदर जो केमिस्ट्री डेवलप की, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुजन समाज को सफलता मिलनी शुरू हुई, बहुजन समाज के हाथ में सत्ता आनी शुरू हुई। तो जो 175 वर्ष का ये आंदोलन है, 2006 के बाद ये बहन जी ने अपने लीडरशिप में इसको आगे बढ़ाया और ये आज तक जो है यानी कि चल रहा है। तो हमारा ये जिम्मेदारी है इस आंदोलन को हम मरने ना दें और जो दलित मुस्लिम ओबीसी है ये इनकी जिम्मेदारी है। दलित मुस्लिम ओबीसी नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ब्राह्मणवाद कामयाब हो रहा है। जब बहुजन समाज बन ही नहीं रहा है तो बहुजन समाज को सफलता कैसे मिलेगी? बहुजन समाज नहीं बन रहा और हम चाह रहे हैं कि बहुजन समाज का राज आ जाए, तो राज कैसे आएगा? तो सबसे पहले हमको अपने अपने क्षेत्र में जाके, चाहे दलित हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे माइनॉरिटीज हैं, विशेषकर मुसलमान, उन लोगों को अपनी ईमानदारी से नैतिकता के साथ मिलना होगा, तभी आपका हक हकूक की लड़ाई पूरी होगी। क्योंकि जब आप इकट्ठे होंगे तब जो है ताकत बनेगी, सरकारें भी झुकेंगी। सरकारें आपके खिलाफ फैसले इसलिए कर रही हैं कि आप लोग इकट्ठे नहीं हैं। इसका उदाहरण मैं अक्सर देता हूं कि जब मान्यवर कांसीराम जी का नेतृत्व चल रहा था तो समता सैनिक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आजकल संरक्षक हैं, श्री उमेद सिंह गौतम जी, उनको मालूम है कि मराठवाड़ा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम बड़े लंबे समय से डिमांड थी, बड़े लंबे समय से डिमांड थी, लेकिन उसको नहीं पूरा किया गया। मान्यवर कांसीराम जी का जब लीडरशिप में चल रहा था पूरे देश में, 1985 में सेंटर में, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तो उन्होंने मराठवाड़ा में मांग पूरी नहीं करी क्योंकि उनको मालूम था कि वहां तो सब लोग बिखरे हुए हैं, वहां प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। राजीव गांधी ने 1985 में लखनऊ में जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम बनाया। क्यों बनाया? कि वहां पे बहुजन समाज की ताकत बन रही थी, सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे।
तो जब आप लोग इकट्ठा होंगे, ताकत बनाएंगे, सरकारें झुकेंगी, सरकारें आपके हक में फैसला करेंगी। आज चाहे जो है कोई भी सरकार है, चाहे केंद्र की है चाहे सूबे की सरकार है, वो आपके विरुद्ध इसलिए फैसले हो रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे नहीं हैं। और आप कामयाब तभी होंगे जब आप इकट्ठे हो जाएं। तो आप बहुजन समाज बनाएं। जो हमारा 175 वर्ष का जो ये इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है आधुनिक भारत में। हालांकि ये तो भगवान बुद्ध से शुरू होता है, भगवान बुद्ध ने ये कंसेप्ट दिया बहुजन समाज का, लेकिन हम सिर्फ ये मॉडर्न इंडिया की बात करें, जो यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर ये बहन जी की अगुवाई में अभी तक चल रहा है, तो इसको हम समझें और बहुजन समाज बनाने का काम करें। तभी आप जो है यानी कि पावर में आ पाएंगे, तभी आपके काम बनेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं करते हुए जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर के एल गौतम, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पर आ जाएं, वो अपना स्थान ग्रहण करें। अब इसको कार्यक्रम को आगे यानी कि जो हमारे मेहमान हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और सबसे पहले मैं जो मैडम हैं उमामा मुफ्ती, जो अलीगढ़ से चल के आई हैं यहाँ पर, जो है मैडम एक रिसर्च स्कॉलर हैं, वो एनवायरमेंटल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। और मैडम अक्सर जो है यानी कि जो भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं बहुजन समाज के, दलित, मुस्लिम, OBC के, उनमें शिरकत करके अपने ज्ञान के आधार पर अपने लोगों को जो है एनलाइटन करते हैं। और मैडम का बड़ा कमिटमेंट है। मैडम से मेरा 2-3 साल से जो है एक तरह से एसोसिएशन है। मैडम मेरे पास आई थी जो है DPCC में, वहाँ से उनको कुछ डेटा की जरूरत थी, PhD कर रही हैं वो मैडम, तो तब से हमारा जो एसोसिएशन है। और मैडम लास्ट ईयर भी हमारे प्रोग्राम में थी। अब मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा, उमामा मुफ्ती से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने यानी तकरीर से लोगों को जो है एनलाइटन करें। उमामा मुफ्ती। धन्यवाद। इधर देख के बोलना, इधर देख के बोलना। धन्यवाद बहुत। पहले बोल लो। बिजनेस करेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे, वरना दया के पात्र रहेंगे। तो 2 स्रोत हैं इनके पास, दो जहां से ताकत लेती है डिक्की, डॉक्टर अंबेडकर और अमेरिका का जो ब्लैक मूवमेंट है, अश्वेत आंदोलन है, वहां से। अगर आप अश्वेत आंदोलन के बारे में नहीं जानते तो जानना चाहिए। जो ब्लैक्स है अमेरिका में, आज पूरा अमेरिका उनकी ताकत के दम पर खड़ा हुआ है। और पिछले 150-200 साल पहले उनको अफ्रीका से पानी के जहाजों में ठंडे समुद्र में लेके जाया गया, नंगा जहाज के डेक पे डालकर। जो मर गया उसको समुद्र की लहरों में फेंक दिया, और जो पहुंच गया अमेरिका उसको बेचा गया गाय भैंस की तरह। उनके दांत, उनके हड्डी, उनके शरीर जांच के। बच्चा पैदा हुआ वो कहीं और बेच दिया, माँ कहीं और बेच दी, आदमी कहीं और। दड़बों में रखा जाता था, लोहे की सलाखों से नंबर दाग दिए जाते थे, ब्लैक्स जो अफ्रीका के जो लोग हैं। और उन्होंने फिर इतनी तरक्की की कि वो पढ़े भी, वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, राइटर बने, वो उद्योगपति बने, और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की। अमेरिका आज अमेरिका की तरक्की में उनका बड़ा योगदान है। अमेरिका में खेती करके उन्होंने वहां के लोगों को अमीर किया, फिर खुद को अमीर किया। तो ये जो डिक्की है हमारा, इसका स्रोत डॉक्टर अंबेडकर की थॉट है, इकोनॉमिकल थॉट, और ये अफ्रीका का जो ब्लैक मूवमेंट है अमेरिका का, ये इनकी थॉट है कि हमें उनकी तरह तरक्की करके आगे बढ़ना। क्योंकि हमें हेल्पिंग हैंड नहीं मिलेगा, हेल्पिंग हैंड मिलेगा तो अपने लोगों को मिलेगा, और वो अपने लोग ढूंढने मुश्किल हैं। क्योंकि ज्यादातर छोटी मोटी नौकरी करके अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी निगाह में ना आए। और जब आप बिजनेस में जाएंगे तो आपके यहां लोग आएंगे। तो ये आपस में जुड़ती है चीजें। ये जो मंदिर है ये, और दूसरा जो उद्योगपति है, ये जुड़ते हैं। आप ध्यान कीजिए, अभी जो मंदिर निर्माण हो रहे हैं, लगातार कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? ये जनता को सप्रेस्ड रखेगा, जनता के लिए ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा कि हमारे भाग्य के लिए ईश्वर या कोई और ताकत जिम्मेदार है, वो मंदिरों में जाएंगे। उद्योगपति पैसा लगाएंगे और इनकी सरकार बनेगी, ये लोग ताकत में आएंगे।
और फिर देश के तमाम संसाधन इनके पास है। 40,000 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में बिरला को दी गई खुदाई करने के लिए, और वो आदिवासियों की, दलितों की जमीन है। इस तरीके से जो मंदिर और ये जाति धर्म का चलाया जाता है और फिर आप उसमें उलझते हैं, और जो जमीन और संसाधन है ये दे दिया जाता है इनके उद्योगपतियों को, जिन्होंने इनको बैकअप दिया है चुनाव में। तो मंदिर आप देखिए, मंदिर है, भाजपा है, अंबानी है, अडानी है, और वे तमाम भगोड़े हैं जो कई कई हजार करोड़ रुपया लेकर, वो सब गुजरात से है, सब गुजरात से हैं। आपने इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। जब ये आए तो लोगों ने कहा आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखो, ये सारी नौकरियां खत्म करके आए हैं वहां से। हर आदमी छोटा मोटा काम कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और ये तमाम लोग। और अभी कई दिन पहले, इस सप्ताह की न्यूज है, कोई विजय शाह है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 करोड़ रुपया लेके पत्नी के समेत विदेश। वहां इतनी चीजें मुहैया, कंपनी बनाइए, 2 साल टर्नओवर दिखाइए और कुछ 100 करोड़ लेके चले जाइए। आप कार मोटरसाइकिल लेते हैं, आपके खातों की पता नहीं कैसे जांच होती है बुरी तरह, और लेकिन आप 100, 200, 500 करोड़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, वो मिल जाएगा। तो अगला निशाना इसके बाद संविधान बनता है। जब इनके पास पैसा आ जाता है, देश के संसाधन आ जाते हैं, अगला निशाना संविधान है। और संविधान के लिए अलग से उस किताब को जलाना जरूरी नहीं है, आप उसके प्रावधान को मानने से मना कर दीजिए। जैसे इजराइल ने साफ कह दिया कि हम यूएनओ की बात नहीं मानेंगे, हम फिलिस्तीन को मारेंगे, खत्म करेंगे, और हमारा देश उस पे बीच में अटका हुआ है कि हम फिलिस्तीन का पक्ष लें कि भाई इजराइल का, तो मना कर दिया। जिसके पास ताकत है वो मना कर देगा, हम नहीं मानेंगे। कल को ये उद्योगपति मानेंगे नहीं, हम क्यों नौकरी दें? हमने बिजनेस खड़ा किया, सरकार से मांगो। तो संविधान को इस तरह से निष्प्रभावी किया जाता है, और जो दूसरी संस्थाएं उनको नष्ट किया जाता है। तो ये तो है इनका मामला कि किस तरह से देश के संसाधनों को ये लोग कब्जा रहे हैं, आपसे वोट लेके, और सारी चीजों पे कब्जा, सब चीजें इनके पास। अब जो दूसरी बात है, मंदिरों में आरक्षण, मत मिल लीजिए बेशक, लेकिन मंदिरों की जो सच्चाई है उससे आप भाग नहीं सकते। सच्चाई बताता हूं, मंदिरों की अगर बात की जाए, जो सर्च किया मैंने, इस देश में 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर है, 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, और 20 लाख भी बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 20 लाख मंदिर है। 53 मंदिर प्रति लाख, मतलब 53 मंदिर 1 लाख लोगों पर है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल की बात करेंगे तो प्रति लाख लोगों पर 54 बेड है। हॉस्पिटल नहीं, 54 बेड 1 लाख लोगों पर। तो मंदिर ज्यादा है इस हिसाब से, प्रति लाख के हिसाब से। और सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभन मंदिर, 1,20,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। वैष्णो देवी मंदिर 500 करोड़, शिरडी साई मंदिर 320, और गुरुवेर मंदिर 2500 करोड़। और इस तरीके से ये लिस्ट बहुत लंबी है, कई कई हजार करोड़ इनका टर्नओवर है। वो तो दिखाया जाता है, जिसमें इनकम टैक्स नहीं है और अलग तरह की लागत और झंझट नहीं है, ये सब है। हम जो नाहरपुर में रहते हैं 1990 में, अब चूंकि यहाँ बहुजन जुड़ा हुआ तो बहुजन का भी जिक्र कर दूं। 1990 में हमारे गांव के एक सैनी साहब की जमीन बिकी। अब वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। अब उनका दिमाग कैसे खराब किया, 1990 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लगाकर एक मंदिर बनाया। 1990 में 1.5 करोड़ होने का मतलब है आज के समय में कम से कम 1500 करोड़ रुपया होना। बहुत बढ़िया मंदिर बना, उस मंदिर में मैंने भी दिहाड़ी मजदूरी की। और एक समय ऐसा आया वो प्रॉपर्टी में डूब गए। और उसी मंदिर पे मैंने कहानी लिखी थी 10 नंबरी, कि जब उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया 1990 में 1.5 करोड़ आना, तो उन्होंने इलाहाबाद से एक अपने भाई के दोस्त को, पंडित जी हैं मिश्रा जी, उनको बॉडीगार्ड के तौर पर बुला लिया, क्योंकि वो बदमाश थे। अब वो उनके बॉडीगार्ड भी हो गए और धीरे धीरे मंदिर के महंत हो गए। और बाद में प्रॉपर्टी में ये डूब गए, इनके पूरे घर भर पे सील लग गई और मंदिर जो है इनको बेचना पड़ा। पहले महादुर्गा और शिव मंदिर था और बाद में वो रानी सती दादी मंदिर हुआ, मारवाड़ियों ने ले लिया। आज की तारीख में वो जो बुलाया था सिक्योरिटी के लिए, वो उसका सबसे बड़ा महंत है। वो ज्योतिषी का काम करता है, वो लोगों के मुहूर्त निकालता है, आशीर्वाद देता है, और वो पूरे मंदिर पे होल्ड किए हुए हैं। सोच लीजिए आरक्षण क्यों नहीं चाहिए। तो ये खेल है। तो
वो है अपने आप में। एक बार हम लोगों ने भी किया, हम लोग जब ना समझते, हम लोगों के पास डॉक्टर अंबेडकर लेट पहुंचे। हमारे गांव में डॉक्टर अंबेडकर को लाने का श्रेय जो हरदोई के हमारे दलित भाई हैं, हरदोई जिले के 80 में हमारे यहाँ डीडी आई थी और उसने जमीनें लेना शुरू कर दिया था। उससे पहले हमारे जो दलित हैं वो और ओबीसी साथ मिलकर काम करते थे खेतों में, और आप पहचान नहीं सकते थे कौन सा दलित है कौन सा ओबीसी, जिसको यादव कह लीजिए, सैनिक कह लीजिए। और जब जमीनें चली गई, उनके अच्छे दिन आ गए, उन्होंने अपने अच्छे कारोबार कर लिए, हम लोग फिर अपना मजदूरी पे आ गए। तो ये हुआ। तो हम लोगों के पास जो बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम जी को जो लेकर आए, हरदोई के दलित भाई लेके आए, हम उससे पहले नहीं जानते थे, 80 से पहले। और इसके बाद बाबा साहब को लेके कांशीराम जी खुद आए। कांशीराम जी ने हमारे नाहरपुर में झंडारोहण किया और वो पहुंचे राकेश भाई के घर पे, और राकेश भाई के साथ ये बसपा से जुड़े रहे, आए। हम लोगों ने भी जागरण किया। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल कर रहा हूं। तो वैसे किसी काम के लिए कॉलोनी के लोग साथ नहीं देते थे जो अपर कास्ट होते थे, लेकिन जागरण में वो बढ़ चढ़ के पैसा देते थे और आशीर्वाद लेते थे पूरी तरह। एक बार मैं फिर जो बात बताने के लिए बात बता रहा हूं वो बता दूं, फिर मैं रहूंगा। हम लोग वैसे वो हमें पसंद नहीं करते थे, गांव के लोगों को पुलिस लगा दी कि भाई ये ऐसे हैं। हम लोगों ने जागरण किया, अब ज्योति पर मुझे बिठा दिया। तो उस दिन सारे प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनी के अच्छे अच्छे लोग सब पैरों में सिर झुका रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और मैं पूरी रात में जो है तिलक लगाता रहा, आशीर्वाद देता रहा। सुबह तक मेरे मन में आया ये व्यवस्था कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी व्यवस्था है यार। एक वो करोड़पति डीलर है, वो पैरों में सिर झुका रहा है, इतनी सुंदर महिला है, वो आशीर्वाद ले रही है, तिलक लगवा रही है। मुझे लगा ये व्यवस्था रहनी चाहिए, इतनी शानदार व्यवस्था है। इसके लिए चाहे किसी की पिटाई करनी पड़े, चाहे किसी को जान से मारना पड़े, ये जाति व्यवस्था और ये धर्म की व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, एक रात में मेरा इतना हुआ है, जो पीढ़ियों से इसको ऐश करते आए हैं वो क्या सोचेंगे? वो आपको दे देंगे कुछ? वो खत्म करेंगे क्या इस चीज को? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कारोबार चले हुए, उनके घर परिवार चले हुए इन चीजों से। ये है। तो खैर, मैं कुछ बातें और, अकेले तमिलनाडु में 45,000 एकड़ जमीन है मंदिरों के पास। देश में 4.78 यानी लगभग 5 लाख एकड़ जमीन है मंदिरों के पास। बिहार में 3,000 एकड़। दिल्ली कितनी है? दिल्ली 3.66 लाख एकड़ की, मतलब लगभग 3.25 लाख एकड़ है दिल्ली। आपकी दिल्ली से भी ज्यादा बड़े एरिया में मंदिर है जो सरकारी जमीन पर हैं पूरे देश में। एक राज्य के बराबर तो मंदिर ही है, और एक राज्य की इकोनॉमी से ज्यादा मंदिर की इकोनॉमी है। और मंदिर की इकोनॉमी कितनी है? मंदिर की इकोनॉमी है, एनएसएसओ के माध्यम से बताएं, 2.32 जीडीपी का परसेंट है। जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 2.32% मंदिरों की इकोनॉमी है। और ये सब आपके पास से जा रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है। आप जा रहे हैं उसमें, दलित जो बहुजन कहते हैं, तो वो रह जाते हैं मुश्किल से 10-12%, और हम आ जाते हैं 88%। 88% का पैसा वहां जा रहा है, वो इसको जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको ये इकोनॉमी, ये चीज सरकार भी दे रही है। कर्नाटक में 1,000 करोड़ ग्रांट देती है सरकार मंदिरों को। और अभी जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसकी लागत 1800 करोड़ है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसकी लागत 700 करोड़ है। और ये जो मंदिरों की बात हुई, देश में अगर कॉलेज की बात की जाए, 3,97,000 जो है कॉलेज है, और मंदिर क्या है आपको बता दिया मैंने, 5 लाख से ऊपर है, यानी कि ये कम है। आप सोचिए, हमारे पास विश्वविद्यालय और कॉलेज कम है, मंदिर ज्यादा है, और इकोनॉमी उनके पास ज्यादा ये है। 1,000 करोड़ में आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी खुलती है और कई सौ लोग जो है उसमें नौकरी पाते हैं। और जबकि मंदिर में एक परिवार विशेष है, केवल वही एंजॉय करते हैं, उन्हीं की लाइफ चलती है। तो ये सोचने का सवाल है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि मंदिर इस देश की जीडीपी को, मंदिर इस देश के संसाधनों को कितना ग्रैब कर रहे हैं। और मंदिर की राजनीति के माध्यम से राजनीति हो रही है और देश के संसाधन उनके पास जा रहे हैं। हम इस चीज को समझें। बातें बहुत सारी है और चीजें हैं काफी कहने की।
फिलहाल इतना ही, किसी और मौके पर और बात कही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत। हेलो, अभी आप चलना है तो मैं चलिए चलते हैं। और यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में। और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ और मुझे आज यहाँ पे आके जो भाई का मैंने भाषण सुना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। रियली हम कहाँ हैं? असली रिसर्च का विषय तो मंदिर है, मंदिरों पर रिसर्च करें हम कहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च करते फिर रहे हैं? तो ये बड़ा जो यहाँ पे डेटा दिया गया है, बड़े चौंकाने वाले डेटा हैं। और हम जो हैं बिल्कुल सोए हुए हैं, हमें जागने की जरूरत है। समाज में जब तक समानता नहीं होगी, हाँ, आखिरी जो समाज का सबसे नीचे का तबका है उस तक, उस समाज के जो रिसोर्सेज हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें आपस में यूनिटी लानी होगी। जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का आखिरी भाषण हुआ है, उस आखिरी भाषण में उन्होंने यही कहा है कि हम सबको समाज में समानता लाना हो। जब तक सब समान नहीं होंगे, यह समाज खुश नहीं हो सकता। चाहे वो अरब के हों या गैर अरब के हों, चाहे वो काले हों चाहे गोरे हों, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों, लेकिन समानता को उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो ये समानता, अफसोस की बात है, आज 1500 साल हो गए उनको गए हुए, वो समानता आज भी हमारे समाज से मिसिंग है। जो आप बाबा साहब अंबेडकर के भाषण और उनके विचार अगर पढ़ें और जो मोहम्मद साहब के विचार थे, बिल्कुल उनमें समानता मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने अभी तक उन सब चीजों में, हमारे जो समाज में वो लोग जो रिसोर्सेज वाले हैं, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है और हमें आपस में भिड़ा कर रखा है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी दलित और मुसलमान, और कभी दलित और अपर कास्ट और लोअर कास्ट। इसमें ये तो भाग्यशाली हैं हम के डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में है। और ये इसका भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उसका शुक्रगुजार हैं उनके, कि उन्होंने ये हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाया, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया। और इसमें हमें ये एक मौका मिलता है जिससे हम अपनी बात कह सकें। और अब ये कोशिशें हो रही हैं कि इस डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाए। इससे हमें आपस में जागरूक रहना है और हमें आपस में मिलके हम सब एक हैं और प्यार मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है। और जो भाई ने हमें बताया है उन सबको समझें और आपस में एक दूसरे को, और जो भी कुछ आपस में मिलके हम एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे की मदद करके जो भी कुछ कर सके हों, हम तभी इस समाज में जो है इंसाफ कर पाएंगे और एक आम आदमी को तरक्की मिल पाएगी। हर जगह हमारे साथ शोषण हो रहा है। हम लोग पढ़ लिख के भी वो बात नहीं अचीव कर पाए जो हमें मिलनी चाहिए थी। तो मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ अपनी बात मुकम्मल करता हूँ और आप लोगों से इस बात का ऐड करता हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के दर्द को और पीड़ा को समझें और एक दूसरे का साथ दें। उसी में हमारा कल्याण है। धन्यवाद। में कार्यक्रम आयोजित है, उन्हीं के साथ
जो आर्थिक रूप से पूरे समाज को मजबूत करने के लिए संस्था है, जिसके चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम जी हैं, जिसमें कई हजार की संख्या में सदस्य हैं और लगभग 5 लाख रुपए का ऐसा लोन जो शायद बहुत सस्ते से सस्ता लोन जो 1 रुपए से भी कम में पड़े परसेंटेज के हिसाब से, तो पूरे समाज को आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाने के लिए, सामाजिक रूप से तमाम प्रकार की विषमताओं को खत्म करते हुए समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज निर्माण के लिए स्वाभिमान संघ दोनों संस्थाएं मिलकर के एक दूसरे के पूरक काम करती हैं। और जिस संस्था का मैं सैनिक हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल, जो पूरे भारत ही नहीं दुनिया के अंदर में अपने तरीके से कार्यरत है, ये तीनों संस्थाएं मिलकर के काम करती हैं। आप सबको पता है मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है, दुनिया का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है ये। मैं पहली बार आपके बीच में आ रहा हूं। हमारे बीच में तमाम प्रोफेसर्स जो माननीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट और जो मेहमान के रूप में आज की इस मीटिंग में, इस सभा में आमंत्रित हैं, तमाम आयोजक मंडल जो हमारे सामने पंडाल में सम्मानित साथी बैठे हैं। आप कोई आम समाज के लोग नहीं हैं, आप वो लोग हैं जो इन संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, चाहे वो समता सैनिक दल के रूप में, चाहे वो बहुजन सुरक्षा संघ के रूप में, चाहे वो थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में। आप तमाम साथी एक इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, संस्था को चला रहे हैं। व्यक्ति का चलना और संस्था का चलना बहुत अंतर होता है। व्यक्ति बदल सकता है, टूट सकता है, बेईमान हो सकता है, परंतु संस्था बेईमान नहीं हो सकती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन संस्थाओं को स्थापित किया, बहुत आए गए चले गए, परंतु संस्था अपनी जगह खड़ी रही। बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध के संस्कारों में है कि जो समाज संस्थागत रूप से चलता है, संघीय प्रणाली में चलता है, विचारधारा के साथ बंधकर चलता है, वो समाज हजारों साल तक मजबूती प्रदान करता है और दूसरों को भी प्रदान करने का मौका देता है। और जो समाज व्यक्ति पर आधारित चलता है, वो समाज लुटता है, पिटता है, हमेशा गिरता है, संख्या में कितना भी क्यों ना सही। अब हमने आपने ये सोचना है, बुद्ध की परंपरा पर कौन चल रहा है, आज भारत में और दुनिया में संघीय प्रणाली पर कौन चल रहा है। क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये संघीय प्रणाली में चलते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं कहीं, या वो लोग चलते दिखाई पड़ते हैं जो खाकी कच्चा पहन करके देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब उसका इंटरव्यू होता है, हमने खुद देखा था। मैं 2004 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में था समता सैनिक दल का। अटल बिहारी वाजपेयी से बाबा साहब का ये जो निवास है 26 अल्ली पर, उसका उद्घाटन कराना था। सत्यनारायण जटिया जी मिनिस्टर थे, उनसे जब इंटरव्यू हो रहा था हम साथ में थे वहीं पर, क्योंकि समता सैनिक दल का संघर्ष जो 26 अलीपुर आज अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, वो समता सैनिक दल का बहुत बड़ा संघर्ष था, आप सबका योगदान था। इसलिए चूंकि मैं दल का जिम्मेदार सैनिक था, अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ अपने समाज की सेवा के लिए वहां खड़ा हुआ था। जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि आप आरएसएस का स्वयंसेवक संघ बनने में, स्वयंसेवक बनने में ज्यादा गौरव महसूस करते हैं या प्रधानमंत्री बनने में गौरव महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। लोग प्रधानी के पद के लिए मरते कटते हैं हमारे लोग। अरे भाई के भाई दुश्मन बने हुए हैं। तो उससे कहा था कि ये प्रधानमंत्री आज हूं, कल नहीं रहूंगा, परंतु जिस संस्था से, जिस संस्कार से निकल के आया हूं, मेरा उससे गौरव बनता है। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, चाहे वो संसद में है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे गांव का सेवक है, चाहे साधारण कार्यकर्ता है, जिस दिन ये कहना शुरू कर देगा कि मैं मंत्री बाद में हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं, राष्ट्रपति बाद में हूं, पहले
अभी हमारे साथी जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, मेरे से पहले जो स्पीकर बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे, दिल से बोल रहे थे, दिमाग से बोल रहे थे और समाज की तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं। और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, 100% समर्थन करता हूं। हम किसी के भी साथ, चाहे अपना कितना भी प्रिय क्यों ना सही, हमने बीपी मौर्य जी को देखा, हमने उनके साथ काम किया। हमारा जन्म समाज के क्षेत्र में रिपब्लिकन से हुआ है। रिपब्लिकन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्टी स्थापित की थी 1967 में, उमेश सिंह गौतम को रिपब्लिकन के लोगों ने तैयार किया था।